मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम है अध्याय 201 से 210। जितना मैं प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि मैं मंत्र संरचना के अंदर आक्रामक और संयम रूनों को क्यों देख रहा हूँ। एक भी अलगाव ऊर्जा रून गठन में नहीं है। लेलिन की आंखों में नीली रोशनी चमक उठी जब वह संरचना के सामने रुका और काले कोहरे के बीच मैगस को देखा। ये सोचना कि तुम्हें आखिरकार पता चल ही जाएगा। अंधेरे कोहरे में जादूगर व्यंगपूर्वक मुस्कुराया और उसकी आवाज बहुत नरम हो गई। यह एक युवा महिला का था। लेलिन ने वास्तव में इस आवाज को पहचान लिया। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती क्योंकि मैंने पहले कभी किसी को ठगा नहीं है। महिला ने हंसते हुए अपने ऊपर छुपे काले कोहरे को दूर किया। कोहरा छट गया और एक साधारण महिला का चेहरा सामने आया। यद्यपि वह इतनी सुंदर नहीं थी, परंतु उसकी आंखें अत्यंत कोमल थीं और उनमें लहरें सी थीं जो उसे अविस्मरणीय बनाती थीं। उसकी छाती पर रत्नों और मोतियों का एक बड़ा हार लटका हुआ था, जिनमें से प्रत्येक रत्न सूर्य के हर रंग के साथ चमक रहा था। जेना, यह आप है। लेलिन ने तुरंत इस मैगस की पहचान कर ली। ये युवती पहली मैगस थी जिससे उसने नाइटलेस सिटी में दोस्ती की थी और उस समय लेलिन की उसके बारे में धारणा बुरी नहीं थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह शुद्ध दिखने वाली युवती वास्तव में लेलिन से कुछ छिपा रही थी। हम अंततः फिर मिलेंगे, लेलिन। ये युवती, जो एक बड़े परिवार से आती हुई प्रतीत हो रही थी, शानदार ढंग से मुस्कुरा रही थी। आइए हम अतीत की बातों पर बात न करें। क्या आपको पहले इस जादू संरचना के अंदर बिछाए गए जाल के बारे में नहीं बताना चाहिए? लेलिन ने गंभीर भाव से मंत्र रचना की ओर इशारा किया। वह गुप्त रूप से यात्रा कर रहा था और यद्यपि वह सतर्क था, फिर भी छद्मवेश में एक युवती उसका पीछा कर रही थी और उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसे इस बात का कोई सुराग नहीं था कि उसने अपने पदचिह्न छिपाने के लिए क्या तरीके अपनाए थे तथा उसके क्या इरादे थे। इस समस्या के संबंध में जेना ने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो उसे शर्म आ रही हो। ये है। एक क्षण में जेना के गले में पड़े हार से बहुरंगी प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी जो तेजी से लेलिन की ओर बढ़ रही थी। लेलिन, जो हमेशा सतर्क रहता था, ने पहले ही अपने पैरों पर कई मंत्र संरचनाएं स्थापित कर ली थी ताकि वह अधिक तेजी से चलने में सहायता कर सके। वे तुरंत सक्रिय हो गए और उसका शरीर कई काली परछाइयों में बदल गया जो तुरंत गायब हो गईं। तारांकन, गड़गड़ाहट। तारांकन। प्रकाश की इंद्रधनुषी किरणें जमीन को ढक रही थीं और फर्श पर एक रून का आकार बना रही थीं। प्रकाश के कारण सभी पौधे और यहां तक कि मिट्टी भी मुरझाने लगी। समझ गया। ये दृश्य देखकर जेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेलिन, जो अभी चल ही रहा था, चौंक गया। उसी समय अचानक एक धुंधली सी जादुई आकृति प्रकट हुई और उसके पैरों के नीचे चमक उठी। प्रकाश के असंख्य सफेद स्तंभ उठे और एक पिंजरा बन गया जिसके भीतर लेलिन को बंद कर दिया गया। क्या उसने पहले से योजना बना ली थी और इसकी व्यवस्था पहले से कर ली थी? नहीं, यह उससे भी अधिक शक्तिशाली है। पिंजरे के अंदर लेलिन ने अपने लबादे हिलाए और कई आग के गोले पिंजरे से टकराए। काली लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं। हालांकि श्वेत प्रकाश के ये स्तंभ अत्यंत मजबूत थे, लेकिन फायरबॉल केवल प्रकाश स्तंभों को हिला सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस जादुई संरचना को तोड़ने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। जो व्यक्ति इस प्रकार का जादू रचने में सक्षम था, वह कोई साधारण चरित्र नहीं था। लेलिन ने ध्यान से इस महिला मैगस को देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसने उसे कम आंका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्पष्ट मंत्र निर्माण जाल था जो लेलिन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक चारा के रूप में बिछाया गया था, या सही अवसर को समझना और हमला करने का तात्कालिक निर्णय लेना था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो कोई भी साधारण प्रकाश मैगस कर सकता था। लेलिन कहाँ उतरने वाला था? इस विशेष भविष्यवाणी ने लेलिन को और भी अधिक भयभीत कर दिया। यदि यह भविष्यवाणी की शक्ति थी तो निम्न स्तर के जादूगर इसके सामने असहाय थे। क्यों? लेलिन, जो सफेद खंभे वाले पिंजरे में फंसा हुआ था, ने पूछा। शहर में प्रवेश करने से पहले उसने जेना को केवल कुछ ही बार देखा था। उसके बाद उनका संपर्क सीमित हो गया और चाहे वह खुद से कितना भी सवाल क्यों न करता हो, उनके बीच मौत की लड़ाई का कोई कारण नहीं था। मुझे खेद है, लेकिन आप ही बहुत प्रेरक हैं जो युद्ध लाएंगे और दक्षिणी तट पर नया खून बहाएंगे। यहाँ की शांति की रक्षा के लिए मेरे पास आपका बलिदान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसके चेहरे पर आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं। लेलिन ये निर्धारित नहीं कर सका कि वे मगरमच्छ के आंसू थे या नहीं। तो क्या आप सिर्फ किसी भ्रामक भविष्यवाणी के कारण मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, ये सोचकर कि मैं दक्षिणी तट पर खतरा लाऊंगा? लेलिन का चेहरा काला पड़ गया। चाहे वह कोई भी हो, ऐसी हास्यास्पद स्थिति का सामना करने के बाद वह भी पागल हो जाएगा। लेलिन ने पहले भी कई स्थितियों के बारे में सोचा था। क्या यह बदला था विरोधी गुट के लाभ के लिए? हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मकसद ऐसी संभावना हो सकती है। हालांकि चूंकि इसकी पुष्टि पहले ही हो चुकी थी, इसलिए जेना ने जो पहले कहा था वह एक प्रकार का भविष्यवाणी मंत्र था। अब आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक पिंजरा है जिसे मैंने भविष्य के टुकड़ों का उपयोग करके विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। न केवल ये पूरी तरह से हल्के तात्विक कणों से बना है, बल्कि मैंने इसमें अनगिनत उच्च स्तरीय मंत्र भी शामिल किए हैं जो अग्नि प्रतिरोधी हैं। यहाँ तक कि अपने सबसे शक्तिशाली हमले के बावजूद भी वहां से निकल पाना असंभव है। जेना ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर जल्दी से खोल दी। उसकी पुतलियां सफेद थीं। विश्व शांति के लिए कृपया ये स्थान छोड़ दें, जेना ने उदासीनता से कहा। उसका मूल रूप से सामान्य चेहरा अप्रत्याशित रूप से एक पवित्र भावना को विकीर्ण कर रहा था। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, लेलिन को फंसाने वाला सफेद खंभों वाला पिंजरा उसके करीब आने लगा। प्रकाश के असंख्य सफेद धागे खंभों से अलग होकर पिंजरे के अंदर तक फैल गए। ये सफेद धागे रेशम के कीड़ों द्वारा उत्पादित पतले रेशम की तरह थे, जो लेलिन के शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे, जैसे कि वे उसे एक बड़े कोकून में लपेटना चाहते हों। हे, लेलिन ने अपने शरीर के चारों ओर के धागों पर ध्यान नहीं दिया और अचानक हंसने लगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। गार्जियन परिवार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बल पर मैं वादा करता हूं कि मैं इसे हासिल करने में आपकी मदद करूंगा। जेना की दोनों बाहें उसकी छाती पर रखी हुई थीं और वह अपने हाथों से एक अजीब इशारा कर रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पाखंड देखकर मुझे उल्टी आने लगती है। लेलिन के सीने के भीतर से एक उबकाई सी भावना उभरी। अपनी पिछली दुनिया में वह पहले से ही विश्व रक्षकों, शांति के रक्षकों और इस तरह की चीजों से बहुत घृणा करता था। धार्मिकता के नाम पर ये समूह महान भलाई के लिए किसी व्यक्ति का बलिदान कर देते हैं। जिस दुनिया में वह रह रहा था, वहां ऐसा दृश्य देखने के बाद उसके भीतर हत्या की तीव्र इच्छा जागृत हुई, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया हमारी पद्धतियों को समझेगी और विश्व में हमेशा के लिए शांति कायम होगी। जेना ने लेलिन की बातों का बुरा नहीं माना और इसके बजाय एक कहावत के साथ जवाब दिया। फिर उसने पिंजरे की ओर इशारा किया। शुद्ध करो, तारांकन तसस। तारांकन प्रकाश की सफेद किरणों ने पूरे पिंजरे को घेर लिया और लेलिन को अचानक लगा जैसे उसे एक भट्टी में रख दिया गया हो। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि वह पिघल जाएगा।
उन्होंने डार्क एलिमेंटल कणों में विशेषज्ञता हासिल की, जो कि लाइट एलिमेंटल कणों के सीधे विपरीत थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जेना को यह मंत्र कहां से मिला था, लेकिन इसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी और यहां तक कि लेलिन भी इसके कारण होने वाले दर्द को सहन करने में सक्षम नहीं था। मुझे अभी भी कुछ कहना है। शरीर पर भारी दबाव के बावजूद काले धुएं की धाराएं लेलिन के शरीर के चारों ओर घूम रही थीं, जो सफेद रोशनी के क्षरण का प्रतिरोध कर रही थीं। इस दृश्य ने लेलिन को काफी दयनीय बना दिया। पाप करने वाला, अपने अंतिम शब्द बोलो। जेना धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं। लेलिन के होंठ थोड़े हिले। क्या हल्के मौलिक कणों ने उसे पहले ही इस हद तक नष्ट कर दिया है? जेना और भी करीब आ गई और उसने अपना कान सफेद खंभे वाले पिंजरे के किनारे लगा दिया। तुम वेश्या हो। आपको लगता है कि यह दुनिया आपके परिवार द्वारा संचालित है। एक क्षण में लेलिन का शरीर बारीक काले शल्कों से ढक गया और उसकी आंखों के भीतर एक अंबर रंग की खड़ी पुतली उभर आई। लेलिन चिल्लाया, कारावास का घेरा, विस्फोट करो, तारांकन धमाका, तारांकन। एक पल में लेलिन की बांह से एक चमकदार चांदी की रोशनी फूट पड़ी। यह धातु का घेरा, जो लेलिन के बाएं हाथ पर टिका हुआ था, लेलिन के आदेश पर तुरंत फट गया। विशाल आघात तरंग के कारण पिंजरे का एक हिस्सा तुरंत फट गया। विस्फोट यहीं नहीं रुका, बल्कि जेना के पास तक फैल गया। जेना ने अपना चेहरा पकड़ लिया क्योंकि वह पीछे की ओर उड़ रही थी। सफेद धागा, जो पहले लेलिन को रोक रहा था, तुरंत फट गया। यहां तक कि सफेद खंभों वाला पिंजरा भी स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त था। पत्थर जैसी आंखें। लेलिन की नजर उस जगह पर केंद्रित थी जहां पिंजरा धंसा हुआ था। तारांकन तसस। तारांकन सफेद खंभों पर पत्थर की राख जैसी परत फैलने लगी। अव्यक्त आग का गोला। लेलिन ने अपने दोनों हाथों को एक साथ दबाया और छाया से बड़ी मात्रा में काली लपटें निकलीं। उसने अपनी हथेलियां अलग खींच लीं। काली लपटें तुरंत अलग हो गईं और उसकी हथेलियों पर समान रूप से फैल गईं। जाना। लेलिन ने दोनों हाथों को कस लिया और पिंजरे के उस हिस्से पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया जो पत्थर बन गया था। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। सफेद रोशनी फैलती गई और एक क्षण में कई दर्जन मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई, मानो बादलों को भेदना चाहती हो। इसके बाद वह पीछे हट गया और काली लपटों में घिर गया। जहां तक आग की लपटों के केंद्र की बात है, वहां से फटे पुराने कपड़े और महीन काले तराजू वाली एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। मेजबान का शरीर प्रकाश तत्वीय क्षरण से ग्रस्त है। इसका मेजबान के ऊर्जा कणों पर निरोधक प्रभाव पड़ता है, जिससे एक तटस्थ प्रभाव पैदा होता है। क्षति बढ़ गई है। वर्तमान में मेजबान की 34% त्वचा जल चुकी है। मेजबान की बाईं भुजा एक जादुई कलाकृति के विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण उसमें शिथिलता आ गई है। तत्काल उपचार की सिफारिश की जाती है। एआई चिप का संकेत लेलिन के सामने प्रकट हुआ। उनकी वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। न केवल उसके शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे, बल्कि उसका बायां हाथ उसकी छाती के सामने अजीब तरह से झुका हुआ था, जिससे एक बड़ा घाव दिखाई दे रहा था। यहां तक कि हल्की जली हुई हड्डी भी देखी जा सकती थी। लेलिन ने एक मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति को बेशर्मी से उड़ा दिया था, और चूंकि वह पिंजरे में था, इसलिए उसे ही सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए फॉलन स्टार पेंडेंट और कैमोइन स्केल्स के रक्षात्मक गुणों को अधिकतम तक बढ़ा दिए जाने के बावजूद उन्हें अभी भी बड़ी चोटें आईं। नहीं, यह असंभव है। जेना, जो एक ओर गिर गई थी, अपना आधा चेहरा पकड़े हुए थी। लेलिन को भागते देख वह अविश्वास में चिल्ला उठी। तुम बाहर कैसे निकले? भविष्य में मैंने देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जेना चिल्लाई, उसके चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी सी हिल रही थीं। मुझे पता है, ये हो गया है। तुम अवश्य ही भाग्य के विरुद्ध जाने वाले गद्दार हो। जेना का रजिस्टर अचानक बहुत ऊंचा हो गया। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तुम्हें बुरी तरह मरना होगा। लेलिन पर हत्या का इरादा मजबूत हो गया। जब से उसने जादूगर के मार्ग पर कदम रखा था, यह पहली बार था जब उसे इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उनके शरीर पर चोटें आईं और उनका बायां हाथ टूटने की कगार पर था, जिसका इलाज आसान नहीं था। गुप्त विमान में उनका आगामी मिशन अब और अधिक अनिश्चित हो गया था। इस विचार से लेलिन के हृदय में क्रोध और अधिक प्रबल हो गया। कुतिया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपमानित करने की कीमत जान लो। लेलिन ने दहाड़ते हुए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया, जो अभी भी अच्छी हालत में था, और उसने जेना पर बुरी तरह से पंजा मारा। रस्सी के समान काले धुएं की धाराएं जमीन से निकली, जमीन का अनुसरण करते हुए जेना की ओर बढ़ी। रक्षक। जेनी ने अपने गले में पड़े बड़े मोटे हार को पकड़ लिया। जेना के सामने एक लाल मणि चमक उठी और एक विशाल लावा आग का गोला उत्पन्न हुआ, जो काले धुएं की ओर बढ़ रहा था। तारांकन धमाका। तारांकन। एक विशाल ऊर्जा तरंग उत्सर्जित हुई, जिससे गर्म पिघला हुआ लावा सभी दिशाओं में बिखर गया, जिससे जमीन में बड़े बड़े ब्लैक होल बन गए। भले ही आज तुमने उस हार में सारे मंत्र तैयार कर रखे हों, फिर भी वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लेलिन की आंखें ठंडी चमक उठी। कई काले आग के गोले तुरंत निकले और एक सामूहिक आग के गोले के रूप में हवा में विलीन हो गए। विशाल ऊर्जा तरंगें क्षण भर के लिए इतनी शक्तिशाली रूप से फट गईं कि उनका तापमान 51 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा तुरंत जल गया। अव्यक्त आग का गोला। लेलिन ने जेना की ओर इशारा किया। विशाल आग का गोला सूरज की तरह डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो जेना की स्थिति के ऊपर फैल रहा था। काली लपटें उतरने से पहले जेना के चेहरे पर और अधिक पसीना आ गया, जो पहले से भी अधिक पीला पड़ गया था। ठंड। जेना ने दांत पीसते हुए अपने मुंह से बायरन भाषा का एक अक्षर उगल दिया। उस समय उसके गले में पड़े हार से लगातार बर्फ की जादुई ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं, जिससे सफेद किरणों की एक श्रृंखला बन रही थी, जबकि मोती एक के बाद एक प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। सफेद किरणों ने जेना के सामने एक दर्जन विशाल बर्फ की ढालें बना दी। बड़ी पारदर्शी सफेद ढालें आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर सकती थीं। पहले से मौजूद काले आग के गोले हवा से नीचे उड़े और एक ही झटके में इन बर्फ की ढालों से टकरा गए। जलवाष्प उत्सर्जित हो रहा था। आग के गोलों से कुछ दूरी पर जलवाष्प शीघ्रता से पानी की बूंदों और बर्फ के टुकड़ों में संघनित हो गई, जो जमीन पर गिर पड़े। जब सब कुछ शांत हो गया, तो जेना और लेटेंट फायरबॉल के सामने की बर्फ की ढालें बिना किसी निशान के गायब हो गईं। धुंध में अंदर एक काली आकृति दिखाई दी। लेलिन, जिसका शरीर कैमोइन के महीन शल्कों से लदा हुआ था, तुरंत उस ओर दौड़ा जहां जेना थी। तारांकन सस्सी। तारांकन। जेना के हार से आ रही बर्फीली सुरक्षा की परत को लेलिन के दाहिने हाथ ने तुरंत कुचल दिया। उसी समय उसने जेना को अपने शरीर से दूर धकेल दिया। तारांकन पापा। तारांकन। लेलिन के कंधे जेना पर जोर से टकराए। चीची। तारांकन। जेना के वस्त्र पर दूधिया सफेद रोशनी की एक परत दिखाई दी, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ये जेना का जन्मजात रक्षा मंत्र था। अंततः ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर फूट पड़ा। पापा। तारांकन। जेना पीछे की ओर उड़ी जैसे कि किसी रेलगाड़ी का अगला हिस्सा पटरी से उतर गया हो और रास्ते में कई पेड़ों से टकराती हुई निकल गई। यह महिला। लेलिन ने अपना ध्यान जेना पर केंद्रित किया। उस बातचीत के बाद वह बता सकता था कि वह महज एक नवोन्नत मैगस थी। तात्विक सार रूपांतरण के मामले में वह उससे बहुत दूर थी। यदि उसके पास शक्तिशाली जादुई कलाकृति न होती, साथ ही भविष्यवाणी करने की अविश्वसनीय क्षमता न होती, तो वह बहुत पहले ही लेलिन के हाथों मर चुकी होती।
जब तक उसे अपनी संरचना तैयार करने के लिए समय दिया जाता, वह तुरंत ही ऐसे तरीके खोज लेती जो विशेष रूप से उसके शत्रु की कमजोरियों को पूरा करते, जैसे कि वह अविश्वसनीय सफेद खंभों वाला पिंजरा जिसने उसे फंसा रखा था। यहाँ तक कि अपने चरम पर रैंक एक मैगस भी संकट में पड़ जाएगा। भविष्यवाणी करने वाले मंत्र वाले शत्रु सबसे अधिक कष्टकारी होते हैं। मैं भाग्यशाली था कि उसकी भविष्यवाणी योजना के अनुसार नहीं हुई, लेकिन यह असंभव है कि मैं फिर से इतना भाग्यशाली हो जाऊं। लेलिन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। यह विचार कि कोई प्रतिद्वंद्वी है जो भविष्यवाणी कौशल के साथ पर्दे के पीछे काम कर रहा है, उसके मुंह में बुरा स्वाद छोड़ गया। ऐसा एक बार होना बहुत ज्यादा था। उसकी हत्या की मंशा कभी भी इतनी तीव्र नहीं हुई थी। छाया चुपके। लेलिन ने जेना को घूर कर देखा, जो रेंग कर ऊपर आई थी। उसके शरीर पर मौजूद पपड़ियां टिमटिमाने लगीं और धीरे धीरे पारदर्शी हो गईं, और वह हवा में गायब हो गया। उसने जेना के साथ निपटने के लिए पूरी ताकत लगाने का निर्णय कर लिया था, और उसने ये सुनिश्चित करना अपना मिशन बना लिया था कि यह शापित महिला हमेशा के लिए यहीं रहे। लेलिन को हवा में गायब होते देख जेना की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। उसे अब लेलिन की उसे मार डालने की दृढ़ इच्छाशक्ति का एहसास हो रहा था। वह बुद्धिमान पैदा हुई थी, और उसकी उच्च कोटि की ध्यान तकनीक और उसकी मजबूत छठी इंद्री के कारण उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यदि उसने थोड़ी सी भी गलती की तो आज उसकी ही मृत्यु हो जाएगी। पहली बार ऐसे भयावह अनुभव ने जेना की आत्मा पर नियंत्रण कर लिया था। उसके हृदय की गहराई में उसकी इच्छाशक्ति, जिसे हिलाया नहीं जा सकता था, धीरे धीरे कमजोर पड़ गई थी। पहली बार जेना को लगा कि लेलिन की हत्या करने के लिए अकेले यहाँ आना बहुत बुरा निर्णय था। ये भय और पश्चाताप एक जहरीले सांप की तरह था जो उसकी पहले से ही कमजोर मानसिक दृढ़ता को लगातार कुतर रहा था। इसी समय जेना के हार के अंदर एक गुलाबी दिल के आकार का मणि फट गया। जेना पहले तो उलझन में लग रही थी, लेकिन बहुत जल्द ही उसकी इच्छाशक्ति मजबूत हो गई। यह एक भ्रमकारी जादू है जिसमें कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। जेना का चेहरा लाल हो गया। नीच। तारांकन धमाका। तारांकन। जेना के सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांधकर लेलिन ने जेना के जन्मजात जादू से बनी रक्षात्मक झिल्ली पर प्रहार किया। तारांकन पापा। तारांकन। ये जन्मजात मंत्र अपने पिछले उपभोग से अपनी सर्वोत्तम स्थिति में नहीं था, और लेलिन की लोहे की मुट्ठी से यह अनगिनत सफेद धब्बों में बिखर गया और हवा में बिखर गया। लेलिन का दाहिना हाथ बिना किसी बाधा के जेना के दाहिने हाथ को पकड़ने में सक्षम था। काचा। तारांकन हड्डी टूटने की आवाज हुई और जेना का दाहिना हाथ लेलिन ने फाड़ दिया था। जेना के चेहरे की मांसपेशियां दर्द से ऐंठ गईं। उसने अपने दांत भींच लिए और उसके वस्त्र पर लगा रेशम जीवन से ऐंठ गया, और उसने जल्दी से उसके घाव पर पट्टी बांध दी। उसी समय उसके शरीर से एक बड़ा धक्का देने वाला बल निकला, मानो वह लेलिन के हमले के क्षेत्र से बाहर निकलना चाहती हो। दौड़ने की सोच रहे हो। लेलिन के विद्यार्थियों का ध्यान जेना पर केंद्रित था। पत्थर जैसी आंखें। तुरंत लेलिन की अंबर आंखों से एक रहस्यमयी रोशनी निकली जब उसने जेना को निशाना बनाया। पत्थरीकरण जादू। जेना ने हैरानी भरी आवाज निकाली। पत्थर बनाने का जादू एक ऐसी चीज थी जो मैगस दुनिया में बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। अब यह एक ऐसा मंत्र था जो केवल प्राचीन रक्त वाले प्राणियों के पास ही था। इसके बाद जेना के शरीर से चरमराहट की आवाजें आने लगी, मानो उसकी मांसपेशियां सख्त हो गई हों। जेना के चेहरे से पत्थर की एक परत फैलने लगी। काचा। काचा। तारांकन। लेलिन के सामने जेना एक राख जैसी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। तारांकन डिंग। तारांकन। जब भूरे सफेद रंग ने उसे पूरी तरह से घेर लिया तो भारी हार से हल्का कंपन आया। पूरा हार हवा में तैरने लगा, जहां एक बूढ़े व्यक्ति की धीमी आवाज सुनाई दी, जीवन के परम रक्षक। सक्रिय करें। रोशनी। चमकदार रोशनी चमक उठी और क्षण भर में पूरे क्षेत्र को घेर लिया। जब लेलिन ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने की पत्थर की मूर्ति पहले ही टूट चुकी थी। जेना जो अंदर थी गायब हो गई थी और पीछे केवल पत्थर जैसी त्वचा का ढेर छोड़ गई थी। इस अंतिम मंत्र के जाप के बाद उस भारी हार की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। काचा। तारांकन। काचा। तारांकन। हार की सतह पर अचानक पत्थर की एक परत उभर आई। हार पत्थर में बदल गया था, जमीन पर गिर गया था और टुकड़ों में बिखर गया था। यह एक प्रतिस्थापन मंत्र है। लेलिन की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। इस हार में इतनी शक्ति थी और इसमें अंतिम शरीर प्रतिस्थापन मंत्र भी छिपा था। जेना के पीछे एक बहुत बड़ा संगठन होना चाहिए। इस स्थिति को समझने के बाद लेलिन के दिल में हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई। तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे। लेलिन ने गहरी सांस ली, जिससे उसकी आंखों में तुरंत नीली रोशनी दिखाई दी और उसने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। कई दर्जन सेकंड बाद लेलिन की भौहें सिकुड़ गईं और वह एक निश्चित दिशा की ओर तेजी से बढ़ गया। मुझे जल्दी से निकलना होगा। जेना ने अपने फटे हुए हाथ के टुकड़े को पकड़ा और तेजी से जंगल में चली गई। परिवार का विरासती हार नष्ट हो गया, फिर भी मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकी। जेना बहुत निराश थी। पहले वाला हार उसकी विरासत था और उसके पास रहते हुए उसका नष्ट हो जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। धिक्कार है विधर्मी पर, भाग्य के द्रोही। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें दंड दूंगा। जेना ने मन ही मन प्रतिज्ञा की। यह पाया, उसके कानों में शैतान की आवाज जैसी कोई आवाज गूंजी और एक भयंकर गर्म हवा उसके शरीर से टकराई। जेना तुरंत एक तरफ हट गई। तारांकन धमाका। तारांकन। जिस स्थान पर वह थी वहां बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जमीन के टुकड़े और पौधे हर जगह उड़ गए। इसी बीच जेना को अचानक कुछ बहुत मीठी गंध आई और इसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी, हिलने में असमर्थ हो गई। यह अंत है। लेलिन जेना के पास गया, जिसने बड़ी मात्रा में क्लोरोफॉर्म सांस में लिया था, और बिना किसी भाव के अपना दाहिना हाथ उठाया। तुम मुझे नहीं मार सकते। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? जेना ने संघर्ष करते हुए अपने विचार हकलाते हुए कहे। लेलिन के पूछने का इंतजार किए बिना उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं गाजियन परिवार की उत्तराधिकारी हूं। मैं लाइट मैगी डोमेन और विभिन्न बड़े संगठनों के साथ अच्छे संबंध रखता हूं। जिस क्षण तुम मुझे मारोगे, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अपने दाहिने हाथ में काली लपटें लेकर वह नीचे की ओर पंजा मारने लगा। धमाका। तारांकन एक हरा तूफान तेजी से जेना की ओर बढ़ा और एक हरे रंग की ढाल बना दी जिसने उसकी रक्षा की। लेलिन का जलता हुआ दाहिना हाथ ढाल से टकराया, जिससे बहुत तेज आवाज हुई। अंकल अंकल मनला। उसने एक बड़ी मुस्कान बिखेरी। हवा की तेज आवाज के साथ एक मोटा गोरा आदमी लेलिन के सामने आ गया। मनला। लेलिन ने इस मैगस को पहचान लिया जिससे वह पहले भी एक बार मिल चुका था। आपका प्रसारण प्राप्त करने के बाद मैं दौड़कर आया। शुक्र है कि मैं समय पर पहुंच गया। मनला जेना के सामने खड़ी थी और लेलिन को खतरनाक नजरों से देख रही थी। तुमने वास्तव में मेरी भतीजी को इस हद तक नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मेरा परिवार निश्चित रूप से नहीं। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। इससे पहले कि मनला अपनी बात पूरी कर पाता, लेलिन ने बिना समय बर्बाद किए उसकी ओर कई काले आग के गोले दाग दिए। लेलिन के दृष्टिकोण से चूंकि वे पहले से ही दुश्मन थे, इसलिए उसके लिए उन सभी को खत्म करना स्वाभाविक था। वे जो कहना चाहते थे उसे सुनने की परवाह कौन करेगा। सावधान रहो चाचा मनला। वह बहुत शक्तिशाली है और उसका तात्विक सार रूपांतरण 50% से अधिक हो गया है।
जब जेना चेतावनी दे रही थी, लेलिन पहले से ही मैनला के हरे तूफान पर हमला करने के लिए अव्यक्त आग के गोले तैयार कर रहा था। आग के गोलों के हमले के तहत, जिनकी ताकत 51 डिग्री थी, मनला को मूल रूप से कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत शक्तिशाली। मनला के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। कुछ ही देर बाद एक भूत की तरह लेलिन अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। लाल लपटों में लिपटा एक पंजे वाला हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था। जल्दी से आना, तारांकन। बुलबुले फूटने की आवाजें गूंजने लगीं और मैनला के शरीर की सतह पर मौजूद रक्षात्मक मंत्र लेलिन के क्रिम्सन पाम के सामने आसानी से नष्ट हो गया। इसका निराकरण इतनी आसानी से किया गया जैसे कागज को फाड़ दिया गया हो। लेलिन की हथेली हिलना बंद नहीं हुई और उसने उस मोटे आदमी की छाती को पकड़ लिया। तारांकन काट। तारांकन पंजे के घसीटने से मांस का एक खूनी टुकड़ा फट गया और आसपास की त्वचा थोड़ी सी झुलस गई। यह नहीं चलेगा, शक्ति में अंतर बहुत अधिक है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप से मर जाएंगे। मनला ने तुरंत जेना को खींच लिया, मुड़ी और भाग गई। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो मनला एक अर्ध परिवर्तित मैगस था जिसका तात्विक सार रूपांतरण कम से कम 50% था। दक्षिणी तट पर स्थित मैगस समुदाय में उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। हालांकि उन्हें लेलिन जैसे दुष्ट व्यक्ति से मिलने का दुर्भाग्य मिला, जो तब भी बहुत शक्तिशाली था जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति और तात्विक सार रूपांतरण को दबा दिया गया था। हाथ से हाथ की लड़ाई के मामले में मनला भी जीत नहीं सका। टिबूस फेरेरियन। जैसे ही वे भागने लगे, मनला ने एक चांदी का जादुई स्क्रॉल फेंका। नौहरे बवंडर बने और एक दीवार की तरह उन्होंने लेलिन को उसका पीछा करने से रोक दिया। तुम दौड़ने की सोच रहे हो? लेलिन की आंखों में अंधेरा छा गया और कुछ मंत्र बुदबुदाने के बाद उसने अपने दाहिने हाथ से आगे की ओर इशारा किया। काला कोहरा तुरंत ही एक काले अजगर में बदल गया जो उन दोनों की ओर बढ़ रहा था। ये सांप एक भ्रम की तरह था जो हरे बवंडर के बीच से गुजर रहा था। जब वह मनला के सामने पहुंचा तो उसकी लाल आंखें जेना पर टिकी थीं और वह उसकी ओर झपटा। यह क्या बदतमीजी है? मनला में एक और बवंडर आया। हुआला, तारांकन काला सांप झुक गया और बिना किसी परेशानी के गुजर गया और फिर अपना मुंह खोलकर जेना की गर्दन को बुरी तरह से काट लिया। जेना की गोरी गर्दन पर तुरंत 2 काले छेद उभर आए। वे एक विचित्र टेढ़े रून में रूपांतरित हो गए। जेना, जब मनला सांप को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था तो उसके हाथ के चारों ओर एक सफेद रोशनी फैल गई। हालांकि अजगर की पूंछ के एक झटके से वह खिसक गई और उसने मनला के हाथ पर काट लिया। वहां भी उसी रून का ब्रांड बनाया गया था। इन 2 हमलों के बाद सांप फूंकार कर काले कोहरे में वापस चला गया जो मनला और जेना के शरीर में प्रवेश कर गया। ये तो कोई अभिशाप लगता है। ये परेशानी भरा होगा। मनला का चेहरा उतर गया। वह श्राप के निर्माण से कुछ भी अलग महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन सहज ज्ञान ने उसे बताया कि यह असुविधाजनक होने वाला था। जेना, रुको! मनला पागलों की तरह चिल्लाया। हरे तूफान अभी भी फैल रहे थे। उसका पूरा शरीर मानो तूफान में बदल गया और जंगल में गायब हो गया। मनला को उस दिशा में भागते देख लेलिन ने कोई हरकत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह टूट गया हो और अचानक बड़ी मात्रा में खून बह निकला हो। ऐसा लगता है कि मैं अब और सहन नहीं कर सकता, चोटें बहुत गंभीर हैं। लेलिन फर्श पर आधा घुटनों के बल बैठा था। उसे अचानक चक्कर आने लगा और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। यदि संभव हो तो वह स्पष्टतः उन दोनों का पीछा करके उन्हें मार डालना चाहता था। हालांकि उनकी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनके लिए संघर्ष जारी रखना असंभव था। हालांकि अंत में मैंने जो श्राप दिया, हे खांसी खांसी। लेलिन बुरी तरह हंसा, लेकिन जोर से खांसने लगा जिससे काले खून की बड़ी बड़ी बूंदें बाहर निकलने लगीं। प्रकाश तत्व वाले मैगी हमेशा अंधेरे तत्व वाले मैगी के कट्टर दुश्मन रहेंगे। मुझे इस स्थिति में लाने के लिए केवल मूल कणों से बना एक पिंजरा ही पर्याप्त था। लेलिन जोर से हंसा और उसका शरीर तेजी से काले धुएं में बदल गया और जंगल में गायब हो गया। फिलहाल उन्हें अपनी चोटों के इलाज के लिए तत्काल एक स्थान की आवश्यकता थी। हालांकि उसने जॉर्ज और अनुचरों को उसका इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन लेलिन खुद का भी ध्यान नहीं रख सकता था, दूसरों का तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यह मामला स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग के पीछे चला गया। ... 10 या इतने घंटे के बाद एक अस्थायी रूप से स्थापित तंबू में गोधूली के समय एक तेल का दीपक उस क्षेत्र को हल्के पीले रंग से प्रकाशित कर रहा था। घास फर्श पर फैली हुई थी और लेलिन उसके ऊपर बैठ गया। उसके दाहिने हाथ में एक परख नली थी जिसमें एक औषधि थी जिसे वह लगातार अपने बाएं हाथ की चोटों की ओर झुका रहा था। ये टेस्ट ट्यूब काफी बड़ी थी और पारदर्शी तरल पदार्थ में एक बच्चे के चेहरे जैसी कोई चीज दिख रही थी। ये तरल पदार्थ में लिपटा हुआ था और लगातार छोटे छोटे बुलबुले छोड़ रहा था। तारांकन तसस, तारांकन। जब घावों में औषधि डाली गई तो बड़ी मात्रा में सफेद गैस निकली, साथ ही जंग लगने की आवाजें भी आईं। उफ! लेलिन की नसों में तीव्र दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसकी मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से फड़क रही थीं। लेलिन ने जोर से दांत काटा और उसके माथे से ठंडे पसीने की बड़ी बूंदें टपकने लगीं। दर्द की उस तीव्र लहर के बाद उसके घाव सुन्न होने लगे। ये सुन्न करने वाला प्रभाव बहुत तीव्र था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों चींटियां रेंगकर उसकी हड्डियों को कुतर रही हों। लेलिन का पीला चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने तेजी से चूसा। उसी समय जिन क्षेत्रों में लेलिन का बायां हाथ घायल हुआ था, वहां विभिन्न नसें और मांसपेशियां उत्तेजित हो गईं और पुनर्जीवित होने लगीं। सबसे पहले हड्डी के फ्रैक्चर पूरी तरह से ठीक हो गए और उसके तुरंत बाद मांस और नसें भी ठीक हो गईं। कुछ मिनटों के बाद लेलिन ने अपने बाएं हाथ का परीक्षण किया। इस समय तक उनके बाएं हाथ की चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। लेलिन की भुजा पतली और गोरी थी, लेकिन उस सुंदर रूप के नीचे ऐसी मांसपेशियां थीं जिनमें बहुत विस्फोटक शक्ति थी। ये बताना असंभव था कि यह हाथ कुछ मिनट पहले ही टूटने के कगार पर था। लेलिन ने कुछ क्रियाओं के साथ फिर से अपने बाएं हाथ का परीक्षण किया और संतुष्टि में मुस्कुराया। मैं भाग्यशाली हूं कि फ्लोरिशिंग फ्लावर से कुछ तरल बचा हुआ था। यदि ऐसा नहीं होता तो इस हाथ की चोटों का इतनी आसानी से इलाज नहीं हो पाता। पुष्पित पुष्प एक महत्वपूर्ण घटक था जिसका उपयोग मैगी द्वारा अंगों को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता था। चाहे चोट किसी भी प्रकार की हो, जब तक पर्याप्त मात्रा में फूल खिले हुए हों, तब तक पूरी संभावना है कि व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेलिन जिस पुष्प को पकड़े हुए था वह कुछ ऐसा था जो उसने अनुचर के रूप में अपने दिनों के दौरान अर्जित किया था। उन्होंने ब्रांडेड स्पोर्ट्समैन के बारे में अधूरी जानकारी के लिए एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में उनमें से कुछ का आदान प्रदान किया था। अपनी बांह पर लगी चोटों के अलावा लेलिन ने अपने घावों के इलाज के लिए कई औषधियों का भी इस्तेमाल किया था। अब वह स्वतंत्रतापूर्वक घूमने फिरने और कम तीव्र युद्ध लड़ने में सक्षम हो गया। मैं लगभग ठीक हो चुका हूं। मुझे लगता है कि अब मेरे लिए मैराट घाटी जाने का समय आ गया है। लेलिन काफी सतर्क व्यक्ति था। इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त विमान में यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था, इस हद तक कि मैगी को भी चारा माना जाता था। यदि वह कभी भी हजारों हस्तक्षेप करने वाले हाथों का जासूस हो तो उसे दुनिया के कोने कोने तक खदेड़ा जाएगा। इस स्थिति में यदि उसे कोई चोट लग भी जाए तो लेलिन जानता था कि उसके बचने की संभावना बहुत कम है और लाभ पाने के लिए भाग्यशाली होने की संभावना तो और भी कम है। लेलिन ने पहले ही विचार कर लिया था कि यदि उसकी चोटों का इलाज नहीं हो सका तो वह यहाँ से कहीं और चला जाएगा।
आखिरकार वह अभी भी लाभ कमाने से अधिक अपने जीवन को महत्व देता था। हालांकि स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। यद्यपि उसने संभवतः उच्च पदस्थ मैगस परिवार के साथ शत्रुता कर ली थी, जिसके पास भविष्यवाणी करने की क्षमता थी, लेकिन उसने इसके बारे में अधिक नहीं सोचा। मुझे लगता है कि वे इस समय बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, है ना? मेरा श्राप इतनी आसानी से नहीं मिटेगा। लेलिन ने ठंडी मुस्कान दी। यद्यपि वह अपने विरोधियों को मारने में सफल नहीं हो पाया था, फिर भी उसने जेन्ना और मनला को एक ऐसे मंत्र से सफलतापूर्वक शापित कर दिया था जो उसके लिए अद्वितीय था। इस अभिशाप की उत्पत्ति महान मैगस सेरहोम की विशालकाय सर्प की पुस्तक में दिए गए एक अभिशाप से हुई है। लेलिन ने उस अभिशाप की नींव रखी थी और उसमें उचित परिवर्तन भी किए थे। हर संभव तरीके को अपनाने के बाद भी अभिशाप मूल अभिशाप से इतना भिन्न था कि महान जादूगर सेरहोम भी उसे समाप्त करने में असमर्थ थे। पासवर्ड की तरह यह भी जटिल था और इसका अर्थ समझना कठिन था। यदि कोई व्यक्ति पासवर्ड का मूल निर्माता न हो तथा इसके बजाय पासवर्ड प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग का प्रयास करे तो पासवर्ड द्वारा संरक्षित वस्तु नष्ट हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि जेना और मनला का अपने परिवार में उच्च स्थान था और संभवतः उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। लेलिन का अगला कार्य अभिशाप की शक्ति का उपयोग करके ये पता लगाना था कि उसके दुश्मन कौन थे। चूंकि उसका पीछा किया गया था और कुछ बेकार भविष्यवाणी के आधार पर उसे लगभग मार दिया गया था, इसलिए लेलिन काफी परेशान था। हालांकि अभी भी उनका परिवार उनका समर्थन कर रहा था और वह अपने सामने मौजूद परिस्थिति को समझे बिना सौहार्द की सारी भावना को खत्म नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि लेलिन ने उनका पीछा न करने का निर्णय लिया था और इसके बजाय उन दोनों पर निशान लगा दिया था। मैराट घाटी पोमैली के अंत में स्थित थी। यह एक बंजर घाटी थी जहां क्षेत्र और अर्थव्यवस्था दोनों ही अभावग्रस्त थे। यहाँ अत्यधिक गरीबी में रहने वाले कई दयनीय लोगों के अलावा कोई भी अन्य मनुष्य इस तरह की जगह की परवाह नहीं करेगा। हालांकि इस क्षेत्र में एक गुप्त विमान का प्रवेश द्वार होने की खोज के बाद सब कुछ बदल गया। जब से अनंत नदी के मैदानों के गुप्त विमान के प्रवेश द्वारों में से एक की खोज यहाँ हुई है, तब से हर कोने से मैगी इस क्षेत्र के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे हैं। अंततः फोर सीजन्स गार्डन की शिकार और युद्ध टीमों ने श्वेत मैगी क्षेत्र की सहायता से अंधेरे मैगी बलों को पीछे हटाने में सफलता प्राप्त की और इस भूमि पर अपना दावा किया। इसके तुरंत बाद असंबद्ध मागी और अनुचरों ने आसपास के क्षेत्र में जादुई वस्तुओं का बाजार स्थापित कर दिया। फोर सीजन्स गार्डन के उच्च अधिकारी अच्छी तरह जानते थे कि यह स्थान अच्छी तरह विकसित नहीं है और उन्होंने यहाँ लोगों को भेजा। उन्होंने इस मैगस मार्केट को अपनी शक्ति का केंद्र माना और एक छोटा सा शहर बनाया जिसमें सभी गैर अंधकार में मैगी का स्वागत किया गया। इस छोटे से शहर में घूमते समय लेलिन को पहली अनुभूति यह हुई कि यहाँ का माहौल जीवंत था। सदस्यों की तलाश है। हम सभी लेवल 3 के अनुयायी हैं। हमारे पास एक उपचारक है। केवल 500 जादुई क्रिस्टल के लिए गुप्त विमान का नवीनतम नक्शा। चलता ड्रैगन फूल, चलता फिरता ड्रैगन फूल जो 6000 जादुई क्रिस्टल के लिए अनंत नदी के मैदान के गुप्त तल से ताज़ा तोड़ा गया है। ये रियायती दर है। मैं शामिल होने के लिए एक समूह की तलाश में हूँ। मैं लेवल 3 का अनुयायी हूँ और मेरे पास आक्रामक और रक्षात्मक दोनों कौशल हैं। मैं 3 उपचार रैंक 0 मंत्र भी जानता हूँ। छोटे से शहर के प्रवेश द्वार पर विभिन्न दुकानदार, साहसी लोग और सरकारी जादूगर एक साथ खड़े थे और लगातार कीमतों पर बहस कर रहे थे जब तक कि उनका चेहरा लाल नहीं हो गया। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक अनुयायी तो था ही। वहाँ कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। पूरा शहर एक व्यस्त खाद्य बाजार जैसा था। काफी प्रयास के बाद लेलिन फोर सीजन्स गार्डन के प्रशासनिक क्षेत्र में पहुंची जो शहर के मध्य में स्थित था। बाहर की अराजकता की तुलना में प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर काफी शांति थी, जहां युद्ध और शिकार टीमें क्षेत्र की सुरक्षा कर रही थी। लेलिन उन 2 आधिकारिक मैगी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जिन्हें उसने प्रशासनिक क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर देखा था। 2 आधिकारिक मैगी को पहरा देने के लिए नियुक्त करने से यहाँ आने वाले मैगी और उनके अनुयायियों पर स्पष्ट रूप से भारी दबाव पड़ा। लेलिन के पास से गुजरते हुए कई मैगी आपस में चुपचाप बातें कर रहे थे। वे सभी जल्दी में दिख रहे थे। स्वागत, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप प्रवेश प्रक्रिया करने के लिए यहाँ आए हैं? कृपया प्रमाण दीजिए कि आप डार्क मैगस नहीं हैं और फिर 500 जादुई क्रिस्टल प्रस्तुत कीजिए। तब आपको प्रवेश का एक बार अवसर मिलेगा। लेलिन एक काउंटर पर आया और जैसे ही कर्मचारी ने उसे देखा, वह बहुत औपचारिकता से बोला जैसे कि वह टिकट बेच रहा हो। हकीकत में फोर सीजन्स गार्डन के उच्च अधिकारियों ने प्रवेश परमिट बेचकर गुप्त विमान में प्रवेश करने के अवसर का लाभ उठाया था। मैं कहीं और से आया हुआ जादूगर नहीं हूँ। मैं फोर सीजन्स गार्डन की पोषणीय टीम से संबंधित हूँ और मुझे यहाँ स्थानांतरित किया गया है। लेलिन ने अपना पहचान पत्र काउंटर पर रख दिया। क्षमा करें लॉर्ड लेलिन। कर्मचारी ने टोकन पर अंकित प्रतीक और नाम को देखा और सिर झुकाया। कोई चिंता नहीं। लेलिन ने कई काउंटरों की ओर देखा जिनके पीछे लंबी कतार लगी थी और उदासीनता से पूछा, क्या हाल ही में कई जादूगर आए हैं? बड़ी मात्रा में आ गए हैं। एक बार जब हमने गैर संबद्ध जादूगरों को प्रवेश की अनुमति दे दी तो पंजीकरण के लिए आगे आने वाले जादूगरों और अनुचरों ने इस क्षेत्र को भर दिया। यहाँ तक कि हमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिकार करने वाली टीम के कई मैगी सदस्यों से भी अनुरोध करना पड़ा। कर्मचारी व्यंगपूर्वक मुस्कुराए। लेलिन को इस नीति के बारे में पता था। यहाँ आने से पहले उन्होंने शहर का दौरा किया था और जानकारी एकत्र की थी। यद्यपि फोर सीजन्स गार्डन ने इस प्रवेश द्वार पर कब्जा कर लिया था, फिर भी यहाँ आने वाले जादूगरों की संख्या कम नहीं थी। यदि वे प्रवेश द्वार पर कब्जा करते रहे तो निश्चित रूप से किसी न किसी में असंतोष पैदा होगा। यदि ये केवल अनुचर थे तो ये ज्यादा नहीं था, लेकिन जब इसमें घुमंतु आधिकारिक मागी शामिल थे तो स्थिति से निपटना इतना आसान नहीं था। यदि डार्क मैगी जानबूझकर संघर्ष को भड़का रहे थे तो यह एक आपदा का कारण बन सकता है। इसलिए लाइट मैगी गुटों ने सहयोगी बनने के लिए एक अस्थायी समझौता किया। उन्होंने प्रवेश द्वार को जनता के लिए खोलने का निर्णय लिया। प्रकाश मागी द्वारा नियंत्रित सभी प्रवेश द्वारों के अपने नियम थे। अंधेरे मागी के अलावा यदि कोई 500 जादुई क्रिस्टल का भुगतान करता है तो उसे गुप्त विमान में प्रवेश करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त शर्त यह थी कि अनुचरों को अपनी कमाई का 50% गुप्त विमान के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाली प्रकाश मागी शक्तियों को देना होगा। यहाँ तक कि आधिकारिक मैगी से भी उनके मुनाफे का एक हिस्सा छीन लिया जाएगा। इतनी फीस के बावजूद भी जादूगर यहाँ आते रहते हैं। वे लगातार गुप्त विमान में प्रवेश करते रहे और बिना किसी मृत्यु के भय के उस क्षेत्र का अन्वेषण करते रहे। कुछ लोग सौभाग्य से जीवित बच गए और बड़ी मात्रा में संसाधनों के साथ उस क्षेत्र से बाहर निकल गए। इससे अधिक संख्या में अनुयायी विमान में प्रवेश करने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए आकर्षित हुए। जब ये स्वतंत्र मजदूर दर्जनों की संख्या में मर रहे थे, फोर सीजन्स गार्डन छिपकर उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा चुरा रहा था। इससे उन्हें बहुत धन प्राप्त हो रहा था और इसके अलावा दबाव और खरीद के माध्यम से अब उनके पास विमान का लगभग 10 लाख म्यू क्षेत्रफल का नक्शा था और उन्हें बहुमूल्य जानकारी सीधे प्राप्त हो रही थी। फोर सीजन्स गार्डन जैसे बड़े प्रकाश मैगी संगठनों के लिए गुप्त विमान के अंदर मौजूद संसाधन केवल एक छोटा सा पुरस्कार था। वे वास्तव में उन संसाधनों के निरंतर उत्पादन के लिए लालायित थे जो गुप्त विमान उपलब्ध करा सकता था।
इसलिए संसाधनों को प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल करते हुए फोर सीजन्स गार्डन जैसे बड़े संगठन कई ऐसे जादूगरों को आकर्षित करने में सफल रहे जिनका कोई संबंध नहीं था, ताकि वे अपने जीवन को जोखिम में डालकर संसाधनों के लिए गुप्त विमान में प्रवेश कर सकें। बदले में वे गुप्त विमान के भीतर की स्थलाकृति और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक असंबद्ध जादूगरों का सवाल है, भले ही वे प्रवेश शुल्क के पीछे की चालाकी और छिपे एजेंडे से अवगत थे, लेकिन जब तक वे एक जादूगर के मार्ग पर चलते रहे, उनके पास श्वेत जादूगरों द्वारा स्थापित इस लाभदायक योजना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि कहावत है, जो व्यक्ति मार खाने के लिए तैयार है, वह व्यक्ति पीटने के लिए भी तैयार है। यहाँ तक कि लेलिन के पास भी इस चतुर योजना की कुटिलता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे साथ ग्रैंड नाइट्स के 2 सेवक हैं, वे मुझसे पहले इस स्थान के लिए रवाना हो गए। क्या वे अभी तक आ गए हैं? लेलिन ने पूछा। कृपया 1 मिनट रुकें, मैं आपके लिए जांच करूंगा। कर्मचारियों ने रिकॉर्ड और लेखा की मोटी किताब को जल्दी जल्दी पलटा। मैंने इसे पाया, कल ही तो आपके 2 ग्रैंड नाइट सेवक आपके घोड़े और सामान को यहाँ लाए थे। इसके अलावा हमें अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद उन्हें जिला डीनो नंबर 23 में आवंटित किया गया था। स्टाफ सदस्य ने सिर झुकाया। मैं जल्द से जल्द आपके आगमन की सूचना दूंगा। आपके कार्य आवंटन के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा और आपको विस्तार से सूचित करेगा। एन महान, लेलिन ने अपना सिर हिलाया। अपने आगमन के प्रमाण के रूप में कर्मचारियों के पास एक गुप्त छाप छोड़ने के बाद वह पिछले दरवाजे से बड़े हॉल से बाहर चले गए। प्रशासनिक क्षेत्र के पीछे व्यवस्थित लकड़ी के मकानों की कतारें थीं। इन घरों का मॉडल बहुत साधारण था और इनके किनारे काफी खुरदरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनका निर्माण जल्दबाजी में किया गया हो। इन लकड़ी के घरों में कभी कभी कुछ मैगी और अनुचरों को फोर सीजन्स गार्डन के सामान पहने हुए देखा जा सकता था। इन इमारतों के बीच में 10 मीटर ऊंचा एक विशाल प्लेटिनम गेट किसी पहाड़ की तरह गर्व से खड़ा था। वह वहां एक प्राचीन अस्तित्व की तरह खड़ा था। गेट पर अनेक रून एक साथ जुड़े हुए थे। वे जीवित लग रहे थे और गेट के फ्रेम पर छटपटा रहे थे। गुप्त विमान के द्वार से आने वाली आभा ने लेलिन के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। क्या यह अनंत नदी के मैदान के गुप्त विमान का प्रवेश द्वार है? लेलिन ने अपना सिर उठाया और इस द्वार का निरीक्षण किया जो स्वर्ग में उठता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें कथनीय विस्मय से भरी हुई थीं। किसी गुप्त विमान की बहुमूल्यता का अंदाजा उसके प्रवेश द्वार से लगाया जा सकता है। आत्मा संहारक संप्रदाय के विमान के समान गुप्त विमानों के प्रवेश द्वारों को लेलिन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता था। गार्गामेल, जो कि रैंक 2 मैगस जितना शक्तिशाली था, उसमें ऐसे विमानों से बाहर निकलने की भी भयानक शक्ति थी। हालांकि अगर यह यहाँ होता तो गार्गामेल अनंत नदी के मैदान के गुप्त विमान के द्वार में दरार भी नहीं बना पाता। 10 लाख म्यू से अधिक क्षेत्रफल के साथ इसकी आंतरिक संरचना और सुरक्षा अकल्पनीय रूप से मजबूत रही होगी। भले ही रैंक 2 या 3 मैगी भयंकर युद्ध करें, गुप्त विमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेलिन ने अनुमान लगाया कि रैंक 4 मॉर्निंग स्टार मैगस को भी इस प्लेटिनम गेट को नष्ट करने में कठिनाई होगी। ऐसे गुप्त विमान को महाद्वीपीय खजाना कहा जा सकता है। यह ऐसी चीज थी जो बड़े संगठनों को तेजी से प्रगति करने में मदद कर सकती थी या किसी को दुनिया पर कब्जा करने में सहायता कर सकती थी। इटर्नल रिवर प्लेन के गुप्त विमान को देखने के बाद लेलिन को अंततः समझ में आया कि कैसे ये पूरे दक्षिणी तट से मैगी को आकर्षित कर सकता है और यहाँ तक कि मैगस युद्ध का कारण भी बन सकता है। दुर्भाग्यवश दक्षिणी तट पर कोई भी मैगी संगठन इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि वह पूरे विमान पर कब्जा कर सकता है। इस प्रकार विमान को विभाजित करना होगा। लेलिन ने आह भरी और अपना ध्यान बड़े गेट के नीचे की ओर लगाया। बड़े प्लेटिनम गेट के निचले हिस्से में फोर सीजन्स गार्डन की पोशाक पहने हुए 20 या उससे अधिक मैगी सैनिकों की तरह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इन मैगी से कम 50% के शक्तिशाली तात्विक सार रूपांतरणों से मजबूत उतार चढ़ाव उद्देश्यपूर्ण रूप से जारी किए गए थे। उनकी रक्तपिपासा भी बहुत स्पष्ट थी। ये स्पष्ट था कि वे मूर्ख नहीं थे जो भाग्य के आधार पर संसाधन ले रहे थे, बल्कि वास्तव में वे अनुभवी जादूगर योद्धा थे। लेलिन की आंखों में नीली रोशनी चमक उठी और एआई चिप ने तुरंत गुप्त विमान के प्रवेश द्वार के चारों ओर बनाए गए कई मंत्र संरचनाओं को स्कैन कर लिया। कुछ संरचनाएं रक्षात्मक थीं, जबकि अन्य घुसपैठियों का पता लगाने के लिए थीं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अगर लेलिन भी अंदर घुसने की कोशिश करता तो उसे केवल मौत ही मिलती। जो कुछ प्रदर्शित किया जा रहा है वह शायद सतही स्तर पर ही हो। यहाँ कम से कम एक रैंक 2 मैगस किला बनाए हुए होगा। यहाँ तक कि फोर सीजन्स गार्डन के गुप्त विमान के बाहर भी रैंक 2 का एक मैगस पहरा दे रहा था। लेलिन ने यह नहीं सोचा था कि जब इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त विमान की बात आएगी तो फोर सीजन्स गार्डन एक रैंक 2 मैगस को संरक्षक के रूप में भेजने में अनिच्छुक होगा। लेलिन ने जल्दी से इन मैगी के चेहरों को देखा। उसे फोर सीजन्स गार्डन के मुख्यालय में पहले देखे गए प्रत्येक मैगी की याद थी, लेकिन उसने यहाँ देखे गए किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचाना। इन चेहरों के अपरिचित होने का केवल एक ही कारण हो सकता है। वे अवश्य ही फोर सीजन्स गार्डन की गुप्त शक्तियां रही होंगी तथा आमतौर पर अपना चेहरा नहीं दिखाती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि फोर सीजन्स गार्डन ने गुप्त विमान के प्रवेश द्वार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने सभी तुरुप के पत्ते निकाल लिए थे। सीजर, 3 आंखों वाला जादूगर जो शिकार दल का नेता था, वह भी यहाँ नहीं था। यदि वह कहीं छिपा नहीं था तो अवश्य ही वह किसी विशेष मिशन पर गया होगा। लेलिन को अपना दिल बैठा हुआ महसूस हुआ क्योंकि वह 1000 मैडलिंग हैंड्स के लिए एक जासूस के रूप में एक गुप्त मिशन पर था। ऐसा लग रहा था कि उनका मिशन पूरा करना मुश्किल होगा। लेलिन ने इस दृश्य को एआई चिप के साथ रिकॉर्ड किया और अपने आवास को खोजने के लिए सड़क के किनारे लगे संकेतों का अनुसरण किया। मालिक, लेलिन उस लकड़ी के घर के पास पहुंचा जो जिला डी9 में था। जैसे ही उन्होंने लेलिन को महसूस किया, ग्रैंड नाइट्स नंबर 2 और नंबर 3 तुरंत घर से बाहर निकले और उसका अभिवादन करने के लिए एक घुटने पर बैठ गए। लकड़ी के घर के पीछे एक बाड़ के भीतर वेनम वाइवन हॉक ने नींद में अपना सिर उठाया और उत्साह से शोर मचाया। लेलिन ने अपने अधीनस्थों पर नजर डाली जिन्हें उसने पुनः तैयार किया था और अचानक उसे पछतावा हुआ कि उसने उन्हें पहले जाने के लिए कहा था। यदि वह ऐसा न करता तो इन 2 ब्रांडेड तलवारबाजों की क्षमताओं के साथ उसे उस दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचना पड़ता और इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं होना पड़ता। यह महत्वपूर्ण है कि मैं एक अवसर ढूंढूं और ब्रांडेड तलवारबाजों की युद्ध क्षमताओं और शक्ति का परीक्षण करूं। लेलिन ने नंबर 2 और नंबर 3 की ओर देखा जो सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठे थे और अपनी ठुड्डी को रगड़ा। फोर सीजन्स गार्डन ने बहुत तेजी से काम किया और शाम के समय सूट जैसी किसी चीज में एक कार्यकर्ता ने लेलिन के घर का दरवाजा खटखटाया। लॉर्ड लेलिन, फोर सीजन्स गार्डन के नाम पर बुजुर्ग आपसे अनुरोध करते हैं कि कल आप गुप्त विमान की ओर चलें। आप जोन 13 पर कब्जा कर लेंगे। ये व्यक्ति एक आधिकारिक मैगस भी था। वह बहुत धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण के साथ बोला। पढ़ने के बाद उन्होंने लेलिन को चरणपत्र का एक टुकड़ा दिया जिस पर मुहर लगी हुई थी। लेलिन ने अपनी बाहें उठाईं और उसे ले लिया। स्थानांतरण आदेश मोटे फीके पीले कागज के टुकड़ों के ढेर पर था जो बहुत ही ठोस एहसास देता था। आदेश की विषय वस्तु वैसी ही थी जैसा उस व्यक्ति ने कहा था और चरणपत्रों के ढेर के नीचे एक स्टाम्प था जो फोर सीजन्स गार्डन का था, साथ ही कुछ हस्ताक्षर भी थे। लेलिन की उंगलियां स्टाम्प पर घूम गईं।
तारांकन ससी। तारांकन स्टाम्प से प्रकाश की 4 किरणें निकली और चर्मपत्र के ऊपर नृत्य करने लगी। धीरे धीरे एक 4 रंगों वाला छल्ला बना लिया जो लगातार घूम रहा था। कुछ क्षणों के बाद प्रकाश धीमा हो गया। इससे यह साबित हो गया कि हस्ताक्षर और मुहर सभी असली थे। लेलिन चुप हो गया। क्या औषधि विशेषज्ञों को यहाँ उपचारक की भूमिका निभाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है? किसी ने मुझे नहीं बताया था कि मैं अग्रिम मोर्चे पर रहूंगी। यदि किसी के पास दिमाग न भी हो तो भी उसे स्पष्ट पता चल जाएगा कि यह सीज़ा का काम था। लेलिन ने अभी भी अपनी झुंझलाहट और गुस्सा दिखाया। मैं औषधि निर्माता हूँ, लड़ाकू नहीं। आप मुझे उन जादूगरों के समान स्तर पर नहीं रख सकते जिनके हाथ खून से सने हैं। मैं विरोध करता हूँ। मुझे खेद है, लेकिन ये 4 सीजन्स गार्डन के उच्च अधिकारियों का निर्णय था। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप 24 घंटे के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। हालांकि जब तक कि वरिष्ठ अधिकारी आपके वर्तमान आदेशों को निरस्त करने के लिए नए आदेश जारी नहीं करते, तब तक आपको कल तक जोन 13 में पहुंचना होगा। यदि नहीं तो आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा। इस आदमी ने सब कुछ तथ्यात्मक ढंग से कहा। लेलिन की राय की जरा भी परवाह नहीं की। फिर उन्होंने एक सुंदर प्रणाम किया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब विदा लेता हूँ, मिस्टर लेलिन। तारांकन पार्क। तारांकन। मुख्य दरवाजा बंद होने के बाद लेलिन का क्रोधित भाव तुरंत गायब हो गया। इसके बजाय लेलिन ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब से वह यहाँ आया था वह इस बात के लिए तैयार रहता था कि लोग उसके लिए परेशानी खड़ी करेंगे और उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। ये सारी बातें तो बस दिखावा थी। इसका कारण यह था कि यदि किसी औषधि विशेषज्ञ को अग्रिम मोर्चे पर भेजा जाए और वह शांतिपूर्वक समाचार ले तो यह बहुत ही संदिग्ध प्रतीत होगा। लेकिन अगर समय इतना कम है तो मुझे अभी से अपनी सारी तैयारी शुरू करनी होगी। लेलिन ने सोचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में हल्का अंधेरा चमक रहा था। विशाल प्लेटिनम धातु का गेट हमेशा की तरह ऊंचा खड़ा था। जब तक लेलिन वास्तव में इसके सामने खड़ा नहीं हुआ उसे यह महसूस हुआ कि अतीत में उसने जो कुछ भी देखा था वह इस राजसी द्वार के सामने कुछ भी नहीं था। अब जब वह उसके इतने करीब था लेलिन आश्चर्यचकित था। द्वार से लेकर गुप्त विमान तक उसे किसी प्राचीन आभा का आभास हो रहा था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि पूरे द्वार से आध्यात्मिक शक्ति निकल रही थी। यह आध्यात्मिक शक्ति किसी जादूगर की नहीं थी बल्कि द्वार से उत्पन्न हुई थी। यह एक जीवित प्राणी है और इसकी अपनी आध्यात्मिक तरंगें हैं। शायद कुछ समय के बाद यह अपनी स्वयं की बुद्धि विकसित कर लेगा और एक वास्तविक जीवित प्राणी बन जाएगा। लेलिन ने प्रशंसा से आह भरी और क्षेत्र के चारों ओर देखा। यद्यपि सुबह का समय था फिर भी अनेक मागी और अनुयायी हाथों में टिकट लेकर गेट के सामने कतार में खड़े थे। चूंकि चारों ओर दर्जनों शक्तिशाली जादूगर मौजूद थे इसलिए वहां काफी व्यवस्थित माहौल था। 4 सीजन्स गार्डन के आंतरिक सदस्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें कतार में लगने की आवश्यकता नहीं थी और इसके बजाय वे गेट के ठीक सामने इष्टतम स्थान पर कुछ मैगी के साथ खड़े हो गए। नंबर 2 और नंबर 3 बड़े बैग लेकर चुपचाप लेलिन के पीछे चल रहे थे। अभी तो सुबह के 8 बजे हैं। खुला। लेलिन ने अपनी जेब घड़ी की घंटे वाली सुई को देखा जो अब 8 नंबर की ओर इशारा कर रही थी। इतने बड़े पैमाने के गुप्त विमान के प्रवेश द्वार को खोलने में आवश्यक ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि 4 सीजन्स गार्डन को भी इस कीमत पर पीड़ा महसूस होगी। इसलिए अनंत नदी के मैदानों के गुप्त विमान का प्रवेश द्वार इस समय दिन में केवल एक बार ही खोला जाएगा। इस जोरदार आदेश के साथ 1 दर्जन मैगी जिन्होंने 50% तात्विक सार रूपांतरण हासिल कर लिया था ने गेट के फ्रेम के सामने अपनी हथेलियां रख दी। विंग विंग। तारांकन। गेट के मध्य में तेजी से अंतरिक्ष का एक हिंसक विरूपण बना और फैल गया। तारांकन चरमराहट। तारांकन। गेट थोड़ा सा खुला और अचानक प्रकाश, श्वेत प्रकाश की असंख्य किरणें बाहर निकली और अपने सामने खड़े सभी जादूगरों और अनुचरों को निगल गईं। लेलिन को केवल अपने सामने की चकाचौंध भरी चमक दिखाई दे रही थी और चक्कर आने से उसका सिर घूम रहा था। जब उसने अपना संयम पुनः प्राप्त किया तो वह अनंत नदी के मैदानों के गुप्त तल में एक बड़े सफेद वर्ग के शीर्ष पर पहुंच चुका था। हाँ, लेलिन ने गहरी सांस ली। गुप्त विमान के बारे में उनकी पहली धारणा यह थी कि हवा में असाधारण रूप से सघन मात्रा में मूलकण मौजूद थे। आसपास के वातावरण में ऊर्जा के घनत्व की गणना की गई जो बाहरी दुनिया के घनत्व का 371% पाया गया। एआई चिप ने अपने निष्कर्षों को लेलिन के समक्ष प्रस्तुत किया। यहाँ ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक है और उसके ऊपर यहाँ बहुत अधिक भूमि है। मैगी के लिए यह मूलतः स्वर्ग है। लेलिन ये कहते हुए आश्चर्यचकित रह गया। सुनो, मैं ये केवल एक बार ही कहूंगा। जब उपस्थित मागी और अनुचर अपने आसपास के माहौल से परिचित हो गए तो एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी जो कि प्रभारी लग रहा था मंच पर आया। उन्होंने वह पोशाक पहन रखी थी जो 4 सीजन्स गार्डन के मैगी पहनते थे। उसकी आवाज बहुत ऊंची और गूंजदार थी जो पूरे चौक में गूंज रही थी। सभी मैगी और अनुचरों का ध्यान जो 4 सीजन्स गार्डन से संबद्ध नहीं है। अब से आप गुप्त विमान में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। जब तक उन पर प्रकाश मैगी गठबंधन का कोई निशान नहीं होगा तब तक प्राप्त सभी वस्तुएं आपकी ही होंगी। इसके अलावा जब आप विमान से उतरना चाहें तो कृपया इसी स्थान पर वापस आएं। याद रखें, अपनी कमाई छिपाने का प्रयास न करें। जिस क्षण ये पता चलेगा कि तुम ऐसा कर रहे थे तुम्हें जन्म लेने पर बहुत अफसोस होगा। वह हृष्टपुष्ट व्यक्ति बहुत सीधा था लेकिन जनता का असंतोष शीघ्र ही शांत हो गया जब उसके पीछे गार्ड की तरह काम करने वाले सरकारी जादूगरों की एक पंक्ति दिखाई दी। जब गंजे बलिष्ठ व्यक्ति ने घोषणा की कि वे जाने के लिए स्वतंत्र हैं तो मागी और अनुचर खुशी से झूम उठे और पिंजरे से बाहर निकले जंगली घोड़ों की तरह सभी दिशाओं में भाग गए। कुछ ही क्षणों में वे चले गए। ठीक है, आप 4 सीजन्स गार्डन से मैगी हैं। हाँ, मेरे साथ आइए। हृष्टपुष्ट व्यक्ति ने अपना ध्यान लेलिन की ओर लगाया और उसका स्वर और चेहरे का भाव बहुत मित्रवत हो गया। मेरा नाम डोलोरिन है और मैं 4 सीजन्स गार्डन की रक्षा टीम का उप टीम लीडर हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। यह स्पष्ट था कि यह व्यक्ति अपने जैसे ही संगठन के लोगों के साथ बहुत बेहतर व्यवहार करता था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन बाहरी जादूगरों को इतनी स्वतंत्रता देना वास्तव में अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आपको डर नहीं है कि वे गुप्त विमान में अधिक समय तक रहेंगे या अन्य प्रवेश द्वारों से बाहर निकल जाएंगे? एक छोटी सी महिला मैगस ने पूछा। हे, अनंत नदी के मैदानों का गुप्त विमान बहुत बड़ा है और हर जगह खतरा है। कोई भी जादूगर यहाँ बहुत लंबे समय तक अकेला नहीं रह सकता जब तक कि वह अजीब और रहस्यमय तरीके से मरना नहीं चाहता या उच्च ऊर्जा वाले प्राणियों का मल नहीं बनना चाहता। हृष्टपुष्ट व्यक्ति ने स्पष्टतः असहमति जताई। उसके चेहरे पर भय की झलक दिख रही थी। जहां तक आपके बाहर जाने के सवाल का सवाल है, 10 लाख म्यू के भीतर केवल एक ही प्रवेश द्वार है जो हमारा है। यदि वे अन्य प्रवेश द्वारों तक जाना चाहते हैं तो उन्हें अत्यधिक खतरनाक क्षेत्रों से होकर गुजरना होगा। उनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जीवित बचने की बहुत कम संभावना के कारण आधिकारिक मैगी को भी वहां से गुजरने के लिए चमत्कार की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे लाइव मैगी गठबंधन ने फीस को मानकीकृत कर दिया है और कठोर जांच पद्धतियां स्थापित की हैं। इससे उन्हें अपने लाभ की तस्करी करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे कठिन रास्ते से गुजरना और इतना बड़ा जोखिम उठाना तब तक कोई मतलब नहीं रखता जब तक कि वे अंधेरे मैगी में शामिल होने की इच्छा न रखें।
हालांकि मैं कल्पना करता हूं कि डार्क मैगी उनसे उनके सभी लाभ लूटने के लिए उत्सुक हैं और फिर उनकी त्वचा को छीलकर और उनकी हड्डियों को तोड़कर उन्हें सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए उत्सुक हैं। डोलोरेन ने एक दो बार अपने कंधे उचकाए तथा चेहरे के भावों से अपने शब्दों पर जोर दिया। जोन 13, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। लेलिन को एक महल में स्थित कार्यालयनुमा कमरे में लाया गया। डोलोरेन ने लेलिन के सामने कतार में खड़े कुछ मैगी को स्थान सौंपने के बाद उसने लेलिन का स्थानांतरण आदेश खोल दिया। अचानक डोलोरेन ने आश्चर्य से चीख मारी। उसी समय उसने लेलिन को ऐसे देखा जैसे वह किसी प्रिय जानवर को दुला रहा हो। हालांकि आप एक पोषण मास्टर हैं, फिर भी आपको उस स्थान पर नियुक्त किया गया था। बच्चे, क्या तुमने किसी को नाराज किया? लेलिन जवाब में केवल व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा सका। ठीक है, जब तक क्रम सही है मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। ये लो, यह एक नक्शा है। डोलोरेन ने लेलिन को चर्मपत्र का एक टुकड़ा थमा दिया। जोन 13 हमारे और डार्क मैगी शक्तियों के बीच की सीमा पर है। आपका मिशन वहां काले मंदार फूलों की रक्षा करना है और यदि डार्क मैगी हमला करते हैं तो आपको सिग्नल टॉवर के माध्यम से संकट की सूचना देनी है। बस इतना ही। इसके बाद लेलिन को डोलोरेन के कार्यालय से बाहर भेज दिया गया जैसे कि वह प्लेग हो। लेलिन इस स्थिति को देखकर आंखें घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेलिन की गति के साथ यहां तक कि नंबर 2 और नंबर 3 के बोझ को ध्यान में रखते हुए वे जल्दी से जल्दी शाम होने से पहले जोन 13 तक पहुंच गए। यह क्षेत्र एक छोटा सा ऊंचा स्थान था और एक किला जिसे अस्थायी रूप से पृथ्वी तत्व मंत्र का उपयोग करके बनाया गया था, काले मंदार फूलों से घिरा हुआ था। लेलिन द्वारा अपनी पहचान का प्रमाण उपलब्ध कराने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की जो पहले उस क्षेत्र का प्रभारी था। यह एक लंबा और पतला नर मैगस था। सिग्नल टावर किले के बीच में है और आपका कमरा उसके बगल में है। मैं ये सारी चीजें आपके पास छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा कुछ सहायक भी थे जिन्हें हाल ही में यहाँ भेजा गया था, मैं उन्हें भी आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा। लंबे और दुबले मैगस ने जल्दी से जानकारी सौंप दी और लेलिन के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया जैसे कि वह भाग रहा हो। इस गति ने लेलिन को आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, लगता है अब मैं किसी गंभीर मुसीबत में फंस गया हूँ। लेलिन ने नक्शा खोला। डोलोरेन ने उसे जो नक्शा दिया था उसमें जोन 13 के ऊंचे इलाके जो उसे दिए गए थे एक आंखों में चुभने वाली चीज की तरह थे जो अंधेरे मैगी क्षेत्र के ठीक बीच में थे। चूंकि वह चारों ओर से अंधकार में मागी शक्तियों से घिरा हुआ था, इसलिए उसके उस स्थान पर नष्ट हो जाने की बहुत अधिक संभावना थी। जहां तक लेलिन के पास सेना की बात है तो वह महज कुछ अनुचर थे। शायद उसे स्वयं को, एक आधिकारिक जादूगर को, लड़ाकू बल में शामिल करना होगा। दुश्मनों के सामने ये तुच्छ शक्ति केवल चेतावनी देने और मदद के लिए पुकारने में ही सक्षम होगी। उद्धरण चिन्ह ... चाहे कुछ भी हो, मुझे अभी भी अपने अधीनस्थों पर नजर रखनी होगी। लेलिन महल के हॉल के बीच में आया और सभी को इकट्ठा होने का आदेश दिया। मैं नया मैगस गार्ड हूँ। मेरी आवाज सुनने वाले सभी अनुचरों को तुरंत हॉल में इकट्ठा होना है। लेलिन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन किसी तरह वह महल के हर कोने तक पहुंच गई। कुछ ही देर बाद तेजी से कदमों की आवाज सुनाई दी और करीब 10 अनुचर दौड़ते हुए हॉल में आ गए। इन अनुचरों की पोशाकें अस्त व्यस्त थीं। यद्यपि वे सभी भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे जो ये दर्शाते थे कि वे अनुचर थे, उनकी अकादमी के प्रतीक और सजावटी रूपांकन सभी अलग अलग थे जो ये दर्शाते थे कि वे निम्न श्रेणी के अनुचर थे जिन्हें विभिन्न अकादमियों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। अनुचरों ने ऊर्जा तरंगें छोड़ी जिनसे पता चला कि वे स्तर 2 या 3 के आसपास थे। लेलिन को देखते ही वे सभी अभिवादन में झुके, हालांकि वे काफी हतप्रभ दिख रहे थे। लेलिन ने उसके सिर पर थपथपाया। पहले वाला मैगस बहुत उत्सुकता से चला गया था और उसने किले में सबके सामने लेलिन को अपनी भूमिका सौंपने की भी जहमत नहीं उठाई थी। हालांकि ये सच था कि दुबले पतले मैगस ने अपने अधिकार का प्रतीक उसे सौंप दिया था। लेलिन ने अपनी आस्तीन से काला राजदंड निकाला। इसके बाद विभिन्न रंगों के रक्षात्मक रूनों ने बड़े हॉल के भीतर एक मंत्र संरचना बनाई। वह राजदंड जिसे उसने पकड़ा हुआ था वह महल के भीतर रक्षात्मक मंत्र संरचनाओं को नियंत्रित करने का उपकरण था और इससे पता चलता था कि वह मैगस नेता था। काले राजदंड को देखकर उपस्थित अनुचरों को उसकी उपस्थिति का कारण समझ में आ गया। हम लॉर्ड मैगस गार्ड का अभिवादन करते हैं। मैं लेलिन हूँ। आप अब बताओ, क्या सभी लोग मौजूद हैं? लेलिन ने एक बूढ़े अनुचर की ओर इशारा किया। प्रतिनिधि, अपने प्रभु को रिपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ अनुचरों को छोड़कर जो विलंब से आ गए हैं, इस महल के सभी अनुचर यहाँ हैं। बूढ़ा लेलिन को रिपोर्ट करते समय डर गया। ठीक इसी समय कई अनुचर बड़े हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए जिनके चेहरों पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसके बाद एक युवा और आशंकित आवाज सुनाई दी। प्रभु, हम नए अनुचर हैं जिन्हें यहाँ भेजा गया है। हम दिल से माफी मांगते हैं कि पिछले गश्ती मिशन के कारण हमें देरी हो गई। क्या हम अंदर जाने की अनुमति मांग सकते हैं? यहाँ तक कि यहाँ भी मैगस के रूप में लेलिन की स्थिति के कारण इन अनुचरों पर उसका बहुत अधिक प्रभाव था। वह न केवल अपनी इच्छानुसार मिशन जारी कर सकता था, बल्कि अगर वह चाहता तो इन अनुचरों को मृत्युदंड भी दे सकता था, सिर्फ ये कहकर कि उन्होंने आदेशों की अवहेलना की है। आखिरकार ये युद्ध का समय था और वे अग्रिम मोर्चे पर थे। लेलिन के हाथों में इन अनुयायियों की जान थी और इस कारण कुछ नए अनुयायी अत्यधिक भयभीत थे। यह आवाज सुनकर लेलिन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। अंदर आएं, वह धीमे स्वर में बुदबुदाया। इसके तुरंत बाद 3 पुरुष और 2 महिला अनुचर हॉल में दाखिल हुए जो अभी भी डर से कांप रहे थे। सबसे आगे खड़े अनुचर के सिर पर चमकीले सुनहरे बाल, मोटी भौहें और बड़ी आंखें थीं और उसके पीछे एक महिला अनुचर थी जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा धनुष था। वे एक युगल लग रहे थे। वह थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसने अपना जबड़ा कस लिया और घुटनों के बल बैठ गया। मेरे नाथ, हमारा देर से पहुंचने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमें कठिन मिशन पूरे करने को दिए। बिल्कुल बकवास। इस समय वह बूढ़ा आदमी जो एक ऐसी बिल्ली की तरह लग रहा था जिसकी दुम कुचल दी गई हो, आगे कूद पड़ा। सभी मिशन बॉटल ऑफ फैमडोर द्वारा चुने गए थे, इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? ये स्पष्ट है कि आप लोग ही हैं जो हमारे नए भगवान का सम्मान नहीं करते। ये दृश्य देखकर लेलिन को तुरंत मामला समझ में आ गया। ऐसा लगता था कि चाहे वह कहीं भी हो, बड़े लोगों के लिए नए लोगों को धमकाना एक परंपरा थी। बस काफी है, वह धीमे स्वर में, कर्कश स्वर में बोला। वहां उपस्थित सभी अनुचर भय से कांप उठे। किसी आधिकारिक जादूगर का क्रोध कभी भी अच्छी बात नहीं होती। यह आवाज, जबकि अधिकांश अनुचर भय से अपना सिर झुका रहे थे, वहीं कुछ विपरीत आवाजें भी गूंज रही थीं। वे उन अनुचरों की ओर से आए थे जो अभी अभी सिर झुकाए हुए प्रवेश कर रहे थे। लेलिन, जॉर्ज ने अपनी आंखें चौड़ी करके लेलिन की ओर देखा जो प्लेटफॉर्म पर था। वह मुंह खोले हुए था, उसका मुंह इतना खुला हुआ था कि वह एक विशाल मेढक जैसा लग रहा था। अन्य लोग जो शोर मचा रहे थे उनमें शीरा और बेसीता भी शामिल थीं। लेलिन ने अपनी नाक खुजाई। यद्यपि वह जानता था कि इन 3 अनुचरों को गुप्त विमान की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया है, फिर भी उसने कभी यह आशा नहीं की थी कि ऐसा संयोग होगा कि वे उसके अधीन होंगे। क्षमा करें मेरे प्रभु, यद्यपि आपने हमें आपका इंतजार करने के लिए कहा था, परंतु 2 दिन और 1 रात इंतजार करने के बाद भी आपका कोई पता नहीं चला। हे मेरे प्रभु,
इसके अलावा चूंकि मिशन की समय सीमा नजदीक आ रही थी, हमारे पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शीरा ने झुककर अपना माथा बर्फीले ठंडे फर्श पर टिकाया और अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हुए समझाया। लेलिन ने अपना सिर हिलाया, उसे याद आया कि उसने पहले भी इसका उल्लेख किया था। हालांकि जेना के साथ लड़ाई के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें तुरंत स्वास्थ्य लाभ के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। उनके बारे में सोचने का समय उसे कहां से मिला? उसके बाद वह जॉर्ज और उसकी पार्टी के बारे में भूल चुका था। मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं देता, पहले मुझे एक जरूरी काम निपटाना था जिसमें मेरा काफी समय लग गया, लेलिन ने समझाया। तारांकन पेंग, तारांकन पेंग, तारांकन पेंग, तारांकन। इस समय आगे कूदकर आए बूढ़े अनुचर को यह एहसास हुआ कि जॉर्ज और उसकी टोली कोई मामूली लोग नहीं थे जिन पर हमला किया जा सके। इसके विपरीत उन्हें एक आधिकारिक मैगस का समर्थन प्राप्त था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। वह जल्दी से फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और तब तक दंडवत करता रहा जब तक उसके माथे पर ताजा खून दिखाई नहीं देने लगा। लो भगवान, कृपया मुझे माफ करें। बूढ़े आदमी को असाधारण भय महसूस हुआ। एक आधिकारिक जादूगर के रूप में लेलिन के पास उसे भयानक मौत मरने के लिए कई तरीके थे। इसके अलावा इस तरह के संघर्ष एक आधिकारिक जादूगर के सामने बच्चों का खेल थे। वह इस संघर्ष को छुपाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। शेरा के लगातार खींचने से जॉर्ज ने अंततः खुद को संभाला। जब उसने अपने अच्छे दोस्त की ओर देखा जो उससे बहुत दूर था तो उसके चेहरे पर उलझन थी। वे कभी अच्छे दोस्त थे, लेकिन लेलिन ने जॉर्ज को इतने बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया था कि बूढ़ा आदमी, जिसके साथ आमतौर पर व्यवहार करना मुश्किल था, झुककर उसे क्षमा मांग रहा था। यह एक जटिल भावना थी जिसे कम समय में समझ पाना कठिन था। जॉर्ज का सिर घूम रहा था। हालांकि शेरा ने उसे लेलिन के बारे में उसके जागने के बाद बताया था, लेकिन लेलिन की असली पहचान को स्वयं देखना दूसरों से सुनने से बहुत अलग था। हालांकि जॉर्ज अच्छी तरह से जानता था कि वह लेलिन के साथ अपने अतीत के रिश्ते को बरकरार नहीं रख सकता था। यह तभी संभव होगा जब वह आगे बढ़ेगा और आधिकारिक मैगस बन जाएगा और लेलिन अपनी शक्ति में वृद्धि नहीं करेगा और अपने वर्तमान पद पर बना रहेगा। लेकिन ये कैसे संभव था? जॉर्ज ने काले काले बालों वाले उस तेजस्वी युवक को देखा। लेलिन अभी केवल 20 वर्ष का है ना? इस उम्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना यह दर्शाता है कि उसमें एक ऐसी प्रतिभा है जिसे मैं कभी हासिल नहीं कर सकता। जॉर्ज और शीरा की तुलना में बगल में खड़ी बेसिटा स्तब्ध थी और उसके चेहरे पर और भी अधिक उलझन थी। सदमा, पछतावा, डर जैसी भावनाओं के साथ साथ कुछ अन्य भावनाएं जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी उसके चेहरे पर उभर आईं। बस काफी है। लेलिन ने उदासीन दिशा में अपना हाथ हिलाया तथा उस बूढ़े को झुकना बंद करने का संकेत दिया। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। हालांकि आज से ऐसे छोटे मोटे संघर्ष समाप्त होने चाहिए। यदि कोई ऐसा करना जारी रखता है जिससे हमारी सेना कम हो जाती है और दुश्मन को लाभ मिल जाता है, तो मैं अपराधी की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लूंगा और उसे 100 वर्षों तक यातना दूंगा। क्या हम सभी इस पर स्पष्ट हैं? लेलिन को गहराई से पता था कि इस तरह की धमकाने वाली परंपराओं से बचा नहीं जा सकता। सामान्य परिस्थितियों में यदि वह जॉर्ज और उसके समूह को नहीं जानता होता तो उसे इस मुद्दे की कोई परवाह नहीं होती। हालांकि अब लेलिन के यहाँ आ जाने से न केवल ये अनुयायी जॉर्ज और उसकी पार्टी को धमकाना बंद कर देंगे, बल्कि वे उनसे अपना पक्ष रखने की पूरी कोशिश भी करेंगे। परिणामस्वरूप उनके पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो आपको बर्खास्त किया जाता है। लेलिन ने जॉर्ज की ओर देखा जो कुछ कहना चाहता था लेकिन बार बार खुद को रोक रहा था, और फिर उसने बेसिटा और अन्य लोगों की ओर देखा जो चुप थे। वह महसूस कर सकता था कि उसका उत्साह कम हो रहा है। जब से वह आधिकारिक मैगस बन गया तब से वह अपने मूल सामाजिक दायरे की तुलना में एक अलग दुनिया में प्रतीत होने लगा। यद्यपि उसके पुराने परिचित उसके सामने ही थे, फिर भी वे उसे बहुत अपरिचित लग रहे थे, मानो लाखों वर्ष बीत गए हों। समझा। उसके अधीन अनुचर झुके और शीघ्रता से पीछे हट गए। यहाँ तक कि जॉर्ज और बेसिटा भी झुककर सावधानी से हॉल से बाहर चले गए। बेसिटा, जो सबसे अंत में वहां से निकली थी, ने लेलिन को एक अजीब सी नजर से देखा और जल्दी से वहां से चली गई। डॉट 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 डॉट। रात के अंधेरे घंटों में कैमोइन की प्यूपल ध्यान तकनीक का एक दौर पूरा करने के बाद लेलिन बिस्तर पर आराम कर रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। इसके तुरंत बाद बाहर से हल्की दस्तक की आवाज आई। अंदर आएं, दरवाजा बंद नहीं है। लेलिन उठ खड़ा हुआ और उदासीनता से बोला। दरवाजा चरमरा कर खुला और भूरे रंग का लबादा पहने एक मानव आकृति अंदर आई। बेसिटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लेलिन ने चांदी जैसे सफेद बालों वाली इस लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों से शरारत भरी आभा निकल रही थी। लॉर्ड लेलिन, कृपया बेसिटा को उसके पिछले अपराधों के लिए क्षमा करें। बेसिटा की आवाज सौम्य और कोमल थी तथा वह धीरे से बोल रही थी। इसके बाद उसने अपना लबादा उतार दिया और उसके नीचे अपना नग्न शरीर प्रकट किया। जब उसने आखिरी बार बेसिटा को देखा था तब से उसका शरीर परिपक्व हो चुका था। उसका शरीर अत्यंत कामुक था और उसकी त्वचा अत्यंत बर्फ सी सफेद थी। ऐसा लगता था मानो त्वचा को दबाने पर पानी बह निकलेगा। बेसिटा ने लेलिन की ओर देखा और वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। उसकी माणिक जैसी लाल आंखों में क्षमा मांगने वाली चापलूसी भरी नजर थी। कोई भी व्यक्ति यह सोचकर आश्चर्यचकित हो सकता है कि रात के शुरुआती घंटों में एक सुंदर और आकर्षक लड़की आपके सामने पूरी तरह नग्न होकर आपसे क्षमा मांगने के लिए घुटनों के बल बैठी है। अभी लेलिन ने स्वयं इसका अनुभव किया था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, मानो बेसिटा का मोहक और नाजुक शरीर उसकी आंखों में एक टूटा हुआ कंकाल था। लेलिन ने इस बुद्धिमान लेकिन चतुर लड़की को देखा। आप बुद्धिमान हैं, लेकिन कभी कभी आप अपनी भलाई के लिए बहुत अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बेसिटा के चेहरे को सहलाया और फिर उसे उसके स्तनों तक ले गया। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ इन 2 मांस के लोथड़ों से। लेलिन का दाहिना हाथ बेसिटा के मुलायम स्तनों को बेतहाशा रगड़ रहा था। लड़की कराह उठी, उसके चेहरे पर दर्द भरा हुआ था। बेसिटा को अचानक भय की एक तीव्र भावना का अनुभव हुआ। स्तर 3 अनुचर के रूप में उसकी शक्ति लेलिन के लिए कुछ भी नहीं थी। हालांकि जिस बात पर उसे भरोसा था वह थी उसकी अद्भुत सुंदरता। हालांकि लेलिन की ठंडी निगाहों को देखते हुए उसे अचानक लगा कि उसने जो कुछ किया था वह बेशर्मी और हास्यास्पद था। लेलिन की ठंडी आंखों से उसे घुटन महसूस हुई। उसका शरीर लगातार कांप रहा था और ठंडा पसीना टपक रहा था। समय बीतने के साथ बेसिटा का शरीर लाल हो गया और चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी समय हवा की कमी से मर सकती है। तथापि आनंद मनाओ, पिछले मैं की याद में मैंने आपको एक मौका देने का फैसला किया है। जैसे ही बेसिटा बेहोश होने वाली थी, लेलिन ने धीरे से बात की। तभी उसे होश आया और वह जोर जोर से सांस लेने लगी। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल हाथ उसका गला घोंट रहा हो। लेलिन के बोलने पर घुटन की भावना गायब हो गई। बेसिटा ने बड़ी बड़ी घूंटों में ताजी हवा ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि खुलकर सांस ले पाना उसके लिए एक वरदान हो। मेरे साथ आइए। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और एक विभाजित कमरे का दरवाजा खोला। बेसिटा कांप उठी और उसने फर्श पर पड़ा अपना लबादा उठाया और अपने नाजुक नग्न शरीर को ढक लिया।
वह बिना किसी आशंका के लेलिन को लुभाने में सक्षम थी, लेकिन अब उसे केवल शर्म महसूस हो रही थी। इस अजीब सी अनुभूति ने उसे चुकंदर की तरह लाल कर दिया और वह चाहती थी कि कोई छेद हो जो उसे निगल जाए। दूसरे कमरे के दरवाजे से गुजरने के बाद बेसिटा को पता चला कि वह एक गुप्त कमरे में आ गई है जो पूरी तरह से सीलबंद था। यह एक छोटा सा कमरा था और दीवारों पर ईंटों के निशान देखे जा सकते थे। गुप्त कमरे के बीच में एक भारी धातु की मेज थी जो किसी प्रयोग मेज जैसी दिखती थी। मेज के चारों कोनों पर हथकड़ियां और पैर की हथकड़ियां लगी हुई थीं। इस धातु की मेज को देखकर बेसिता का चेहरा पीला पड़ गया। वह पीछे हटना चाहती थी, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी उसे एहसास हुआ कि कक्ष की दीवारों पर विचित्र चीजें लटकी हुई थीं। उदाहरण के लिए, वहां एक छोटी सी लाठी थी जिसकी सतह पर छोटे छोटे मोती लगे हुए थे। इसमें विभिन्न प्रकार के कांच के मोतियों से भरी एक बड़ी सिरिंज भी थी, जिसमें एक सक्शन पैड और हैंडल तथा अन्य अजीब चीजें भी थीं। बेसिता का दिल भारी चट्टान की तरह डूब गया। बेशक वह जानती थी कि कई आधिकारिक मैगी में अजीब विकृतियां होती हैं। उसने एक ऐसी कहानी भी सुनी थी जिसमें उसके अकादमी के एक प्रोफेसर ने एक लड़की के साथ खिलवाड़ करने के बाद उसे जीवित ही खा लिया था। गलत मत समझिए, यह मेरा नहीं है, बल्कि पिछले जादूगर द्वारा छोड़ा गया उपहार है। लेलिन ने दीवार से कपास और धातु की जंजीरों से बना एक अनोखा बंधनकारी उपकरण निकाला। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उसके शौक मेरे शौक से काफी मिलते जुलते हैं। अतीत में यहाँ लेलिन स्वाभाविक रूप से उस दुर्भाग्यपूर्ण मूर्ख का उल्लेख कर रहा था जो मर गया था और उसने लेलिन को अपने शरीर पर कब्जा करने की अनुमति दी थी। लेलिन को बेसिटा पसंद नहीं था क्योंकि वह पहले भी उसका फायदा उठाती रही थी। इसलिए वह उसे ऐसा सबक सिखाने की योजना बना रहा था जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। पिछले लेलिन को दूसरों के हाथों बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई थी। लेलिन का मानना था कि चूंकि उसने पिछले लेलिन की सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली थी, इसलिए उसका यह कर्तव्य है कि वह उससे बदला ले। वैसे भी यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इन वस्तुओं को संशोधित किया गया है और ये बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मुझे पसंद थी। लेलिन ने बेसिटा की ओर देखा जो उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट थी। लेलिन द्वारा स्वेच्छा से अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बाद अगली सुबह वह पूरी तरह से ठीक लग रहा था और उसने किले में मामलों को संभाल लिया था। हालांकि दूसरी रात गुप्त कमरे से बाहर निकलते समय बेसिटा को संघर्ष करना पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था और उसकी हड्डियों में कोई संवेदना नहीं थी। खून की गंध उसे बहुत तेज लग रही थी और बेसिटा एक सप्ताह तक बिस्तर पर ही रही। उसके बाद वह चलने के लिए खुद को मजबूर कर सकी। यदि ऐसा पहले हुआ होता तो अन्याय अपनी असहमति व्यक्त करते और शिकायत करते। लेकिन अब भले ही बेसिटा 7 दिनों के लिए अनुपस्थित हो, वे केवल उसके व्यवहार को बर्दाश्त कर सकते थे। आखिरकार हर अन्याय का आधिकारिक जादूगर से संबंध तो नहीं हो सकता है ना। उस घटना के बाद उसे बहुत बुरा महसूस हुआ और हर बार जब वह लेलिन को देखती तो उसके दोनों पैर अनायास ही कांपने लगते जैसे उसने कोई शैतान देख लिया हो। बेशक लेलिन को इसकी परवाह नहीं थी। एक बार जब उसने बेसिटा पर लेलिन की पिछली यादों से प्राप्त सभी तरीकों का उपयोग कर लिया तो उसने फिर कभी उससे संपर्क नहीं किया। उसने उसके साथ जो कुछ किया उसका कारण कोई विकृत इच्छा या शौक नहीं था। वह बस उसे दंडित करना चाहता था और मूल लेलिन फोलिया का बदला लेना चाहता था। इस प्रकार दिल खोलकर अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद बेसिटा से संबंधित सभी बातें भूल गए। लेलिन वर्तमान में काले मंदार फूलों के समुद्र में गश्त कर रहा था। इन काले फूलों की पंखुड़ियां ताड़ के आकार की थीं। शीर्ष पर नीले धब्बे थे जो तारों जैसे थे और रात में उनसे दूध या सफेद प्रकाश की किरणें भी निकलती थीं। काला मंदार पुष्प का एक उपविभाग था। उनकी पंखुड़ियां अनुचरों और यहां तक कि आधिकारिक मागी के लिए भी अत्यंत मूल्यवान संसाधन थी जो नकारात्मक ऊर्जा में विशेषज्ञ थे। बाहरी दुनिया में एक काले मंदार फूल की पंखुड़ी 1000 से अधिक जादुई क्रिस्टलों के चौंका देने वाले मूल्य पर बिक सकती है। और यहाँ लेलिन के सामने इन फूलों का एक पूरा समुद्र था। अनंत नदी के मैदानों के गुप्त तल में संसाधन इतने प्रचुर हैं कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेलिन ने आश्चर्य से कहा, हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने उन्हें देखा था। अफसोस की बात है कि काले मंदार फूलों के इस समुद्र के ऊपर एक निगरानी मंत्र था। इससे पहले कि वह प्रकाशमान मैगी की ओर पीठ फेरने का निर्णय ले, उसे फूलों को अपने लिए जब्त करने के किसी भी विचार को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। निगरानी मंत्र के अतिरिक्त गुप्त विमान के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर जटिल जांच मंत्र संरचनाएं थीं। इन संसाधनों को गुप्त रूप से बाहर कैसे ले जाया जाए, ये प्रश्न बहुत ही पेचीदा था। अब उसे समझ में आ गया था कि फोर सीजन्स गार्डन इस क्षेत्र में किला क्यों बनाना चाहता था। रणनीतिक स्थान पर स्थित होना तो केवल एक पहलू था, लेकिन फोर सीजन्स गार्डन भी फूलों के इस विशाल सागर को नहीं छोड़ सका। यद्यपि अनंत नदी के मैदानों का गुप्त क्षेत्र अत्यंत विशाल था और उसमें प्रचुर संसाधन थे, फिर भी काले मंदार पुष्पों का ये सागर यहाँ के अन्य संसाधनों के बीच भी अत्यंत मूल्यवान था। यदि यह भयानक स्थान न होता तो संभवतः फोर सीजन्स गार्डन ने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना भेजी होती। भगवान, हमारा काम हर दिन इन काले मंदार फूलों में से अधिक इकट्ठा करने की कोशिश करना है और दुश्मन के आने से पहले उन्हें दूर ले जाना है। फूलों के समुद्र के किनारे एक अनुचर लेलिन के पीछे पीछे चल रहा था और उसे ठोस विवरण समझा रहा था। एन्या रिंग्स हमें आशीर्वाद दें। जब उन शापित डाक मैगी ने कई बड़े पैमाने के संसाधन क्षेत्रों की खोज की तो परिणामस्वरूप झड़पें शुरू हो गईं। हम संभवतः बड़ी संख्या में डाक मैगी ताकतों का सामना करेंगे। अभी भी कुछ अंधेरे जादूगर और अनुचर हैं जो संसाधनों को चुराने के लिए समय समय पर सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ प्रकाश मागी से भी सावधान रहना होगा। यह अनुचर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। मैं समझता हूँ। वैसे भी हमारा मिशन इन सभी फूलों को जल्द से जल्द इकट्ठा करना है और भटकते हुए मैगी और अनुचरों से बचाव करना है। यदि हम संकट की स्थिति में हों तो हमें संकेत भेजना होगा। क्या वह सही है? लेलिन ने उदासीनता से पूछा। हाँ, यही बात है। अनुचर की मुस्कान और भी कड़वी हो गई। इस तरह की रणनीति स्पष्ट रूप से लेलिन और उसकी पार्टी को तलवार की धार पर नाचने और संसाधनों के बदले अपने जीवन का उपयोग करने के लिए आमंत्रित कर रही थी। मैं समझ गया। लेलिन ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद गंभीरतापूर्वक कहा। लेलिन ने दूरी पर असंख्य काले फूलों को देखा और उनकी प्रगति की गणना की। जब तक इन सभी काले मंदार फूलों की कटाई हो चुकी होगी, मुख्यालय के पास उसे और अन्य लोगों को जाने से रोकने का कोई कारण नहीं होगा। लेलिन ने जिन सभी अनुचरों से पहले मुलाकात की थी वे सभी इस समय फूलों के समुद्र में थे तथा हरे लताओं से बने साधारण बर्तन लिए हुए थे। जब वे बड़ी सावधानी से काले मंदार पुष्प तोड़ रहे थे तो उनके हाथ अंधकार में ऊर्जा कणों के छल्लों से ढके हुए थे। ये प्रगति बहुत धीमी है। कटाई की इस गति को देखते हुए लेलिन ने अनुमान लगाया कि फूलों के इस खेत की पूरी कटाई होने में कम से कम 1 महीना और लगेगा। विरोधी डाक मैगी उन्हें कभी इतना समय नहीं देंगे। मुझे इस प्रक्रिया को गति देने का कोई रास्ता खोजना होगा। लेलिन जमीन पर बैठ गया। अपने हाथों को जादुई मंत्र की काली रोशनी से ढंककर उसने काले मंदार पुष्प की पंखुड़ियों को छुआ। उसकी नीली आंखों में एक रोशनी चमक उठी। डिंग लिंग लिंग। तारांकन। अचानक एक छोटी घंटी जैसी तीखी आवाजें गूंजने लगीं। तारांकन भनभनाहट। तारांकन काले मंदारा फूलों के खेत को कसकर घेरने के लिए सफेद रोशनी का एक अवरोध उत्सर्जित किया गया। रक्षात्मक मंत्र संरचना सक्रिय कर दी गई है। वहां एक घुसपैठिया है।
एक अनुचर चिल्लाने लगा, सब लोग सावधान रहें। तारांकन फुटकार। तारांकन अचानक फूलों के खेत के चारों ओर ऊंची घास के बीच से एक काला सा छाया चित्र उभर आया। तारांकन दरार दरार तारांकन। काले सिलहूट के हाथों से दो विशाल सफेद खोपड़ियां निकली। खोपड़ियों के साथ कोई शब्द नहीं जुड़ा था और वे हवा में डरावने ढंग से तैर रही थी। प्रत्येक खोपड़ी की आंख के अंदर लगातार जलती हुई लपटों का एक लाल गोला था। इन विशाल खोपड़ियों ने अपने जबड़े खोले और सफेद प्रकाश की बाधा को काटते हुए अपने बारीक तीखे सफेद दांत दिखाए। तारांकन बूम धमाका धमाका। तारांकन। बैरियर की सफेद रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, मानो वह किसी भी क्षण टूट जाएगी। ओह, काले रंग का वह व्यक्ति आश्चर्य से बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने प्रदर्शन से असंतुष्ट था। इसके बाद उनके शरीर के चारों ओर ऊर्जा कणों से युक्त एक काली आभा प्रकट हुई। अचानक काली ऊर्जा की आभा से एक शांत प्रकाश निकला, जो खोपड़ियों से टकराते ही प्रकाश की दो धारियों में बदल गया। तारांकन दरार 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 तारांकन। खोपड़ी की आंखों के गड्ढों के भीतर की लाल आग अचानक फैल गई और खोपड़ियों की संरचना काफी हद तक फैल गई। यहां तक कि खोपड़ी की सतह पर दरारें भी दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि अंदर की ऊर्जाएं बहुत तेजी से फैल रही थीं और खोपड़ियां फटने के कगार पर थीं। इस परिवर्तन के बाद इन दोनों खोपड़ियों की आक्रामक शक्ति बढ़ गई। श्वेत प्रकाश की बाधा लगातार सिकुड़ती रही और अंततः हताश अनुचरों के सामने वह टूट गई। एक अर्ध परिवर्तित मौलिक मैगस। हम खत्म हो गए। एक अधिक अनुभवी अनुचर निराशा से भरे चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा। डरो मत, लॉर्ड लेलिन भी एक आधिकारिक मैगस हैं। जॉर्ज ने कांपती हुई शीरा का छोटा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या पता होगा? पिछला अनुचर, जो जमीन पर गिर पड़ा था, निराशा में चिल्लाया, हमारे पक्ष में केवल ये नवोन्नत और बहिष्कृत जादूगर है। दूसरी ओर हमारा प्रतिद्वंद्वी एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो दर्जनों वर्षों से आधिकारिक तौर पर मैगस रहा है। एक अर्ध परिवर्तित तात्विक जादूगर होने के कारण उसके सभी मंत्र कम से कम आधे से अधिक शक्तिशाली हैं। इस स्तर पर वह नवोन्नत मैगी की तुलना में बिल्कुल अजेय है। यह मानते हुए कि उसका अंत निकट है, इस अनुयायी को अब कोई परवाह नहीं थी। यहां तक कि वह लेलिन के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करने लगा। हे, बहुत रोचक व्याख्या है, लेकिन फिर भी काफी सटीक है। वह काला सिलहूट बिना किसी जल्दबाजी के फूलों के खेत की ओर चला गया और लेलिन और बाकी लोगों के सामने खुद को प्रकट किया। वह एक युवा हरे बालों वाला मैगस था। वह एक अजीब काला लबादा पहने हुए था, जिस पर कुछ हरे रंग की खोपड़ियां और जंजीरें कढ़ाई की हुई थीं। वह कुरुते अकादमी से है, जो यातना देने के अपने तरीकों और मृतकों की आत्माओं के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। लेलिन की आंखें चमक उठी जब उसने अपने सामने इस मैगस को पहचान लिया। ये कुरुते अकादमी दक्षिणी तट के अंधकार में मैगी के भीतर एक छोटा सा गुट था। उन्होंने बहुत सारे पागल और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को जन्म दिया। यहाँ तक कि अन्य डाक मैगी भी उनके कार्यों को सहन नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने केवल छिटपुट अभियानों में भाग लिया और अक्सर उन्हें विभिन्न ऑपरेशनों से बाहर रखा गया। हरे बालों वाले मैगस ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और लालच से काले मंदार फूलों के समुद्र को देखा। कितना मनमोहक माहौल है, मैं अंधकार का स्वाद पहचान सकता हूँ, युवक बुदबुदाया। इसके बाद वह मुड़ा और अपनी गहरी हरी आंखों से लेलिन को घूरने लगा। प्रकाश मैगी, हे महान प्रभु सीएल, मेरे सामने घुटने टेको और मुझे अपनी आत्मा और भक्ति अर्पित करो, तब मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाने पर विचार कर सकता हूँ। सीएल नाम के इस जादूगर का व्यवहार काफी घमंडी था, लेकिन लेलिन समझ सकता था कि ऐसा क्यों है। किसी मैगस की आयु केवल उसके शारीरिक स्वरूप को देखकर निर्धारित नहीं की जा सकती थी, लेकिन लेलिन अनजाने में छोड़ी जा रही ऊर्जा तरंगों के आधार पर अनुमान लगा सकता था कि यह सीएल लगभग 50 वर्ष का था। इतनी कम उम्र में अर्ध परिवर्तित तात्विक जादूगर बनने में सक्षम होना वास्तव में उसे गर्व करने का अधिकार देता था, लेकिन वह गलत प्रतिद्वंद्वी से मिला था। लेलिन मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले कि उसे बोलने का मौका मिलता, वह अनुचर जो पहले ही जमीन पर गिर गया था, पहले से ही सीएल की ओर बढ़ गया था और सीएल के सामने घुटने टेककर जमीन को चूमने लगा। आदरणीय लॉर्ड सीएल, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। मैं आपका सबसे वफादार गुलाम बन जाऊंगा। ये स्पष्ट था कि इस अनुचर की गतिविधियां सभी के लिए पूर्णतः आश्चर्यजनक थीं। लेलिन के बगल में बहुत सारे अनुचर उपहास के भाव लिए खड़े थे। वे स्पष्ट रूप से यह नहीं जानते थे कि यह अनुचर, जो सामान्यतः शालीनता से व्यवहार करता था, एक महत्वपूर्ण क्षण में इस प्रकार का व्यक्ति बन जाएगा। अन्य अनुचर अपने भीतर के आंतरिक संघर्ष को इस तरह छुपाने में सक्षम थे कि वह उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें नौकर के रूप में स्वीकार करूंगा। सीएल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी जब उसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर धीरे से अनुचर का चेहरा पोंछा। सफेद धुआं उठने लगा, साथ ही अनुचर की पीड़ा भरी चीख भी सुनाई देने लगी। सीएल का बायां हाथ लाल गर्म लोहे की प्लेट की तरह था, जिससे अनुचर के चेहरे पर एक बड़ा काला जला हुआ निशान पड़ गया। जब अनुचर चिल्ला रहा था तो जादूगर बहुत उत्साहित दिख रहा था, क्योंकि वह बार बार अनुचर के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। लगभग 10 सेकंड बाद अनुचर के चेहरे पर एक पूरा रून चिन्ह जला दिया गया। निशान का अगला भाग खोपड़ी जैसा था, जिसके अंदर से एक जंजीर निकली हुई थी। धन्यवाद देना, धन्यवाद मेरे प्रभु, इसके लिए ये तोहफा। अनुचर को एक बार फिर सलामी देने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हाँ, मेरा चिन्ह प्राप्त करने के बाद अब तुम हमेशा के लिए मेरे दास हो। सीएल हंसा, फिर लेलिन की ओर देखा। यह क्या है, लाइट मैगस, क्या तुम डर गए हो बेवकूफ? जरूरी नहीं, लेलिन ने अपना सिर हिलाया। मुझे तो लगता है कि वह थोड़ा दयनीय है, बस इतना ही। लेलिन ने उस अनुचर की ओर इशारा किया जिसका आधा चेहरा खराब हो चुका था। उसके चेहरे की मांसपेशियां अभी भी हिल रही थीं। ऐसा क्यों? सीएल ने अपनी उंगलियां रगड़ी, तभी उसकी उंगलियों से सफेद गैस के टुकड़े निकले और खोपड़ी का आकार बन गया। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद मौलिक कण हल्के से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों से खतरनाक रोशनी निकल रही थी। ब्लग, लेलिन के पीछे खड़े सभी अनुचर पीछे हट गए और उनमें से कुछ तो दुबले हो गए और उल्टियां करने लगे। एक आधिकारिक मैगस से निकलने वाला विकिरण, विशेष रूप से जब यह एक शक्तिशाली मैगस से स्वेच्छा से छोड़ा जाता है, जिसमें तात्विक रूपांतरण की उच्च डिग्री होती है, तो ये कुछ ऐसा था जिससे निपटना अनुयायियों के लिए कठिन था। वह ठीक होगा? जॉर्ज शियरा का समर्थन कर रहा था, क्योंकि वह काफी दूर तक पीछे हट गया था। फिर उसने चिंतित भाव से लेलिन की ओर देखा, जो पीछे रह गया था। आराम करना, लॉर्ड लेलिन बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे ही शियरा की हालत में सुधार हुआ, उसने भी अपने प्रेमी को सांत्वना देना शुरू कर दिया। हालांकि उसने पहले भी लेलिन को कार्रवाई में देखा था, लेकिन वह ये समझ नहीं पाई कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। उसने ये बातें केवल जॉर्ज को सांत्वना देने के लिए कही थी। ऐसा ही है, लेलिन अभी भी नया उन्नत है, मुझे डर है कि। जॉर्ज ने शियरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। सीएल ने पहले जिस तरह से व्यवहार किया था, उसे देखते हुए कोई यह कह सकता था कि वह शायद पागल था। यदि लेलिन हार गया तो संभवतः इन अनुयायियों का बुरा हाल हो जाएगा। शियरा केवल कड़वी मुस्कान के साथ लेलिन के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसने गलत व्यक्ति के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली है। लेलिन ने उदासीनता से बात की, जैसे उसने सीएल के पिछले जादू प्रदर्शन पर ध्यान ही नहीं दिया हो। क्या आप योजना बना रहे हैं? सीएल ने अपनी बाहें उठाईं।
वह समझ नहीं सका। रिपोर्टों से ऐसा कहा गया कि यह एक नवोन्नत मैगस था जो मात्र एक औषधि विशेषज्ञ था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे नजरअंदाज करने की। सीएल ने लेलिन की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी खोपड़ी को कोई आदेश मिला हो और वह लेलिन की ओर दौड़ी, साथ ही गहरे हरे रंग की लपटें उगल रही थी। तारांकन टकराना, तारांकन। लेलिन ने बेपरवाह भाव से हमले के लिए खुद को तैयार किया और आगे बढ़ गया। क्या वह पागल है? इससे पहले कि सीएल अपना वाक्य पूरा कर पाता, लेलिन ने एक शब्द बोला। तुरंत ही लेलिन के शरीर के भीतर से एक गहरी लाल रोशनी फूट पड़ी। फॉलिंग स्टार पेंडेंट की सुरक्षा तुरंत सक्रिय हो गई और लेलिन के चारों ओर एक गहरे लाल रंग की बाधा बन गई। जैसे ही प्रकाश संघनित हुआ, वह एक भ्रमात्मक कवच जैसी चीज में बदल गया। तारांकन धमाका, तारांकन। लेलिन के शरीर पर गहरे हरे रंग की लपटें फूट पड़ी, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। लेलिन आगे बढ़ा, एक प्राचीन उग्र युद्ध देवता के अवतार की तरह आग में नहाया हुआ। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को क्रूरतापूर्वक घुमाया। तारांकन बम, तारांकन। जब वह बड़ी खोपड़ी हवा में घूमी तो वह उड़ गई और उसके पीछे हड्डियों का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। तारांकन पाओ, तारांकन। कुछ दूरी तक उल्टा फेंके जाने के बाद अंततः सफेद खोपड़ी टूट गई। आप, सीएल बोलने का प्रयास कर रहा था और उसने लेलिन की ओर इशारा किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेलिन ने अपना चेहरा शून्य रखा और सीएल के सामने हमला कर दिया। उसने अचानक अपने हाथ से वार किया, उसके हाथों के चारों ओर की लाल रोशनी फैल गई और एक लाल लंबी तलवार बन गई। तारांकन स्लैश, तारांकन। लंबी तलवार हवा को चीरती हुई सीएल की छाती के सामने आ गई। सीएल के चेहरे की मांसपेशियां विकृत हो गईं और जैसे ही तलवार उसके शरीर को भेदने वाली थी, उसके शरीर के भीतर से कई हरे रंग की जंजीरें निकल आईं, जो चेनमेल का रूप ले चुकी थीं। लाल ब्लेड हरी जंजीरों से टकराया, जिससे बल की तीव्र लहर उत्पन्न हुई। तारांकन दरार, दरार, तारांकन। लंबा लाल ब्लेड टुकड़ों में बिखर गया और सीएल की छाती पर लगा चेनमेल कवच का एक हिस्सा टूट गया। कई हरे छल्ले आधे में कटकर जमीन पर गिर गए थे। आप कोई सामान्य जादूगर नहीं है जो अभी अभी आगे बढ़ा है। सीएल पीछे हट गया, उसके चेहरे पर खेद प्रकट हो रहा था। लेलिन उदासीन था और उस पर हमला कर रहा था। इंतजार, जरा ठहरिए, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। हालांकि सीएल और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन लेलिन ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। उसने सीएल का पीछा किया और फिर से वार किया। उसकी बंद मुट्ठी पर काले रंग के शल्क थे और उसमें से चमकदार काली चमक निकल रही थी। पहला मुक्का, सीएल की छाती धंस गई थी और अनगिनत हरे लोहे के छल्ले टूट गए थे। दूसरा मुक्का, सीएल का जन्मजात रक्षा मंत्र पूरी तरह नष्ट हो गया। वह पीछे हट गया, उसकी छाती धंस गई थी और उसके होठों के कोने से खून टपक रहा था। क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द हैं? लेलिन भावशून्यतापूर्वक उसके पास गया। मेरे गुरु मुझसे बदला लेंगे, सीएल ने लगातार टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह कहा। ओबाव, लेलिन ने अपना तीसरा हमला तैयार किया। तारांकन धमाका, तारांकन। सीएल का मस्तिष्क तरबूज की तरह फट गया। सफेद और लाल तरल पदार्थ एक साथ मिल गए और पूरी जमीन पर फैल गए। जिस अनुचर का चेहरा दाग दिया गया था, वह फर्श पर पड़ा था और उस सिरविहीन शव को देख रहा था, जिसमें अब कोई जान नहीं थी। उसके पास इतनी भी सूझबूझ नहीं थी कि वह अपने चेहरे पर लगे खून को पहुंच सके। मैं, जॉर्ज ने आश्चर्य से देखा और शियरा की बांह को हिलाया। क्या वह व्यक्ति वास्तव में एक शक्तिशाली अर्धपरिवर्तित मैगस था? क्या तुम्हें यकीन है कि वह कोई अनुचर नहीं था? निश्चित रूप से, उसकी एक नजर ही हमें मार सकती थी। शियरा ने हंसने की कोशिश की। तब लॉर्ड लेलिन के पास ऐसी कौन सी शक्ति रही होगी जो वह उसे हरा सका और मार भी सका? जॉर्ज ने लेलिन को देखा, जो अपने चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ सीएल की लाश के आसपास टटोल रहा था। लो भगवान! तभी किनारे खड़े अनुचर को होश आया। तभी वहां एक अभिमानी अर्धधर्मांतरित जादूगर आया। वह लॉर्ड लेलिन के हाथों ऐसे कैसे मर गया? अब हम लिहाट के परित्याग के मामले को कैसे संभालेंगे? भगोड़ा अनुचर एक मूर्ख की तरह बिना सोचे समझे फर्श पर बैठा रहा और अनजाने में ही बकवास दोहराता रहा। सीएल ने उस पर जो गुप्त छाप छोड़ी थी, वह अत्यंत आकर्षक थी। गठबंधन द्वारा सभी भगोड़ों को दंडित करने के लिए एक स्थापित सजा होनी चाहिए, है ना? क्या तुम्हें सचमुच ये सिखाने की जरूरत है? लेलिन ने अनुचर पर एक नजर डाली। यद्यपि ये केवल एक झलक थी, परंतु अनुचर तुरंत कई कदम पीछे हट गया और यहाँ तक कि उसकी पिंडलियां भी लड़खड़ाने लगीं। नहीं मेरे प्रभु, इस नए देशद्रोही को कुछ अन्य लोगों ने बांधकर किले में भेज दिया। उपस्थित सभी अनुचरों के चेहरे पर भय और खौफ झलक रहा था। लिहाट खत्म हो गया, एक अनुचर ने बड़बड़ाया। प्रकाश मैगी गठबंधन द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार दुश्मन के पक्ष में जाने वाले सभी अनुचरों और मैगी को सबसे बुरी सजा दी जाती थी। लिहाट ने लेलिन और उसके कई अनुचरों के सामने उन्हें इतनी बेरहमी से धोखा दिया था और यहाँ तक कि विरोधी मैगस से भी उसकी गुप्त छाप मिली थी। यह अकाट्य सबूत था। इस स्थिति में मृत्यु ही सबसे आसान रास्ता था। यदि दुर्भाग्यवश उसे किसी सख्त न्यायाधीश से मुलाकात करनी पड़ी तो कम से कम उसकी आत्मा को निकाल लिया जाएगा और उसे 100 साल तक यातना दी जाएगी। उनके परिवार और गुरु को भी कुछ विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। तुम इतने विचलित क्यों हो? काम करने के लिए मिलता है। क्या आप सारा दिन यहीं रहना चाहते हैं? लेलिन ने स्तब्ध अनुचरों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, हाँ मेरे महाराज। तभी अनुचरों ने प्रतिक्रिया दी और कटाई का काम जारी रखा। यहाँ तक कि जॉर्ज और शियरा को भी नहीं बख्शा गया। यदि वे काले मंदार फूलों के इस टुकड़े की कटाई पूरी नहीं कर पाए तो उन्हें मैगस बेस कैंप में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चाहे लेलिन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे अंधेरे मैगस बलों द्वारा दबाव में आना ही था। इसमें शायद इतना समय भी नहीं लगेगा। यदि शत्रु कम तनावग्रस्त होता और अपना 0.1% या 0.01% ध्यान इस स्थान पर केंद्रित करता तो वह बर्बाद हो जाता। इसलिए अनुचरों ने पूरी लगन से काम किया। उन्हें उम्मीद थी कि वे आज अपना मिशन पूरा कर लेंगे और इस शापित स्थान को छोड़ देंगे। पुनर्स्थापित करना। दूसरी ओर लेलिन फूलों के समुद्र के बीच में था। उसने काला राजदंड निकाला और एक शब्द बुदबुदाया। तारांकन वेंग, तारांकन। राजदंड से सफेदी का एक छल्ला फैला और एक पतले धागे की तरह जमीन में समा गया। उसी समय फूलों के नीचे से सफेद जादू की रचना एक बार फिर दिखाई दी। मकड़ी के जाले जैसे दिखने वाले सफेद धागे उभर आए और उन क्षेत्रों को पुनः स्थापित कर दिया जो अंधेरे जादूगर द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। जेले रक्षा गठन दूसरा रूप। शारीरिक हमलों के विरुद्ध रक्षा 20 डिग्री। जादुई हमलों के विरुद्ध प्रतिरोध। भंडार में ऊर्जा 34.9%। लेलिन की आंखों के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी जो उसे मंत्र निर्माण के बारे में जानकारी दे रही थी। एआई चिप की मदद से पुनर्स्थापन कार्य बहुत सफल रहा। कुछ क्षेत्र जो क्षतिग्रस्त हो गए थे उन्हें एआई चिप के अनुकरण और लेलिन द्वारा भौतिक रूप से ठीक करके पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई। लेकिन इस संरचना की रक्षात्मक क्षमताएं बहुत कमजोर हैं। लेलिन ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, ये सोचते हुए कि क्या उसे इस जादू संरचना को संशोधित करना चाहिए ताकि इसकी रक्षा बढ़ सके। यहाँ पहरा देने वाले जादूगर के रूप में लेलिन काले मंदार फूलों का एक हिस्सा हासिल करने में सक्षम था। अनुपात इतना दयनीय था कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी।
हालांकि जिस गति से अनुचर अपना कार्य पूरा करते थे उसका सीधा संबंध इस बात से था कि वह कितनी जल्दी वहां से जा सकेंगे। यदि प्रतिदिन हमले होते तो अनुचर पंखुड़ियों की कटाई कैसे करते। इसलिए लेलिन की पहली प्राथमिकता अनुचरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना थी ताकि वे कार्य को यथाशीघ्र पूरा कर सकें। मुझे देर रात तक इंतजार करना चाहिए और फिर इसे खुद ही खत्म कर लेना चाहिए। लेलिन ने उन अनुचरों को देखा जो अपनी पीठ झुकाए किसानों की तरह काम कर रहे थे। उसकी आंखों में एक उदास नजर थी। ऐसा नहीं था कि उसे अनुचरों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे कुछ तुरुप के पत्ते रखने की आदत थी। वह कटाई की दर बढ़ाने के तरीके भी सुझा सकते हैं। जब तक वे एआई चिप के संचालन की गति बढ़ाते रहेंगे तथा इस कार्य को प्राथमिकता देंगे, इसमें कुछ ही दिन लगेंगे। ये बहुत संभव था कि उस समय तक अनुचर तेजी से काम करने में सक्षम हो जाएंगे। डॉट 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 पलक झपकते ही लगभग आधा महीना बीत गया। इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त विमान में आकाश में स्थित गोल्ड डिस्क नीचे उतरने लगी तथा जमीन पर अपनी छाया छोड़ने लगी। जिस मैगी संगठन ने इस गुप्त विमान का निर्माण किया था उसने किसी प्रकार के जादू का प्रयोग किया था और इसकी संरचना इस प्रकार की थी कि इसमें सूर्य, चंद्रमा और विभिन्न ऋतुएं थीं। हालांकि लेलिन की परिकल्पना और एआई चिप की गणना के आधार पर विमान के अंदर सूर्य और चंद्रमा में मूल खगोलीय पिंडों की ऊर्जा का संकेत था, जिसे प्राचीन मैगी एक अज्ञात विधि का उपयोग करके गुप्त विमान में प्रक्षेपित करने में सक्षम थे। लेलिन प्राचीन मैगी के तरीकों और साहस से आश्चर्यचकित था। कैलजोस शहर में मनुष्यों ने मंत्र के प्रयोग से ज्वालामुखी का उपयोग कर उसके आसपास के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा दिया था और बस इसी बात ने लेलिन को आश्चर्यचकित कर दिया था। हालांकि प्राचीन मैगी की तुलना में जो सितारों को ले सकते थे, चंद्रमा को गले लगा सकते थे, अपने हाथों की एक लहर से तूफान पैदा कर सकते थे और अपने हाथों की दूसरी लहर से बारिश कर सकते थे, लेलिन को हीनता में झुकना पड़ा। लॉर्ड लेलिन न केवल एक शक्तिशाली जादूगर हैं, बल्कि वे वास्तव में पौधों के अध्ययन में विशेषज्ञ हैं। फूलों के समुद्र में उनके सबसे निकट खड़े दो अनुचर आपस में बातचीत कर रहे थे और उनके हाथ व्यस्त थे। ये तो तय है, आखिरकार वह एक आधिकारिक मैगस है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना हम अनुयायी कर सकें। जिस पुरुष अनुचर ने अभी अभी बात की थी उसके बाल छोटे लाल थे। इस समय उसके हाथों पर नीली रोशनी की एक परत छा रही थी। अपनी उंगलियों को रगड़ने के बाद नीले धागे की कई लंटें काले मंदार पुष्पों के चारों ओर लिप गईं। काचा तारांकन, काचा तारांकन। एक फूल के टूटने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उस काले मंदरा पुष्प की पंखुड़ियां उसके तने से धीरे धीरे नीचे तैरने लगीं और अनुचर ने उसे सुरक्षित रखते हुए एक थैले में रख लिया। पहले प्रत्येक पंखुड़ी को प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति और आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि क्रॉल, जो हम में से सबसे अच्छा था, एक दिन में केवल 20 पंखुड़ियां ही तोड़ पाता था। हालांकि जब से लॉर्ड लेलिन ने हमें एक नई विधि बताई है तब से मैं भी एक दिन में 40 से अधिक पंखुड़ियां एकत्र कर सकता हूँ। लाल बालों वाले अनुचर के चेहरे पर प्रशंसा की झलक थी। इस तरह की गति के साथ जब तक हम कुछ और दिन सहन कर लेंगे, हम इस शापित जगह को छोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। बोलने वाले दूसरे अनुचर ने स्पष्ट रूप से लालसा प्रकट की। मैं इस स्थान पर एक और दिन भी नहीं रुकना चाहता। इतने सारे डाक मैगी और अनुयायी हर दिन हम पर हमला करने आते हैं। अगर लॉर्ड लेलिन यहाँ नहीं होते तो हम 100 से अधिक बार मर चुके होते। तारांकन धमाका, तारांकन। इस समय रक्षा मंत्र संरचना से अलग बच चुका था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इन दोनों अनुचरों ने इसे बिल्कुल भी नहीं सुना था, क्योंकि वे पूरी लगन से पंखुड़ियों की कटाई कर रहे थे। कहो, तुम्हारे ख्याल से आज बदकिस्मत कौन है? लाल बालों वाले अनुचर ने कुछ खुशी के साथ पूछा। यह एक और आधिकारिक मैगस होना चाहिए। नियमित अनुचरों में इतनी बड़ी ऊर्जा तरंग में उतार चढ़ाव नहीं होता है। दूसरे अनुचर ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर अधिक पंखुड़ियां तोड़ने के लिए नीचे झुका। वैसे भी जब लॉर्ड लेलिन आसपास हैं तो डरने की क्या बात है? आप ठीक कह रहे हैं। लाल बालों वाले अनुचर ने अपना सिर हिलाया और अपने दिन के काम शुरू कर दिए। डॉट 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 डॉट। इस समय महल की दीवारों के भीतर एक उदास, नम और अंधेरे भूमिगत जेल की कोठरी में, जिसमें रोशनी नहीं थी, लेलिन एक काले कपड़े पहने व्यक्ति को अपनी बाहों में उठाया आगे बढ़ा। तारांकन धमाका, तारांकन सेल का गेट खुल गया और लेलिन ने उस व्यक्ति को बिना किसी परवाह के सेल के अंदर फेंक दिया जिसे वह ले जा रहा था। तारांकन धमाका, तारांकन। जैसे ही मांस और कठोर फर्श का संपर्क हुआ, एक जोरदार आवाज हुई। जो व्यक्ति पहले बेहोश था अब जाग गया था। तुमने मुझे कैद करने की हिम्मत की। मैं अपने नाम जोसलीन लीना की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी। इस जादूगरनी का नाम जोसलीन लीना था। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके बाल घुंघराले थे और उसका आईलाइनर मेकअप बहुत मोटा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोई नहीं हो। उसकी त्वचा पर कई विचित्र चांदी के छेद थे और उसने कुछ बालियां भी पहन रखी थीं। आम धारणा यह थी कि वह मुख्यधारा से अलग एक किशोरी थी जिसने जीवन में गलत कदम उठा लिया था। जोसेलिन, हाँ। लेलिन दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी उंगलियां चटका रहा था। इसके तुरंत बाद धातु के दरवाजे में मानो अपना अस्तित्व विकसित हो गया और वह स्वतः ही बंद हो गया। इस बीच धातु की जंजीरों से पिंजरे को बंद कर दिया गया और उसके प्रवेश द्वार पर एक काले सांप का प्रतीक अंकित कर दिया गया। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप कौन हैं। चूंकि आप एक दुष्ट जादूगर हैं जो फोर सीजन्स गार्डन के संसाधनों को चुराने के लिए हम पर हमला कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको डकैती के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार करता हूं। कोई तुम्हें जल्द ही ले जाएगा। एक बार जब आप प्रकाश मैगी के मुख्यालय में पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सूली पर जलाए जाने के अपने भाग्य से बचने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू करना होगा। लेलिन ने भावशून्यता से कहा और फिर पास खड़े एक अनुचर को आदेश दिया। मैंने अस्थायी रूप से उनकी क्षमताओं को दबा दिया है, इसलिए जब तक रक्षा दल नियंत्रण नहीं कर लेता तब तक उन पर अच्छी तरह से नजर रखना। जी महाराज। अनुचर ने गहरा प्रणाम किया। पिछले कुछ दिनों में लेलिन ने अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन किया था और यह इन अनुयायियों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। सभी डाक मैगी जो उन्हें उकसाने आए थे उन्हें लेलिन ने कुछ ही राउंड में आसानी से निपटा दिया, चाहे वे अनुचर हो या आधिकारिक मैगी। बंदी बनाए गए मैगी की संख्या ही किले की जेल को भरने के लिए पर्याप्त थी। लेलिन के पास रक्षा दस्ते को सूचित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया जिसके अनुसार वे हर कुछ दिनों में कैदियों को ले जाएंगे। ये शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसकी आशा कोई साधारण जादूगर भी कर सकता है। ये लॉर्ड लेलिन निश्चित रूप से कुछ अद्भुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। अनुचर ने अपना सिर नीचे करते हुए हृदय में पागलों की तरह दहाड़ लगाई। लेलिन को इस अनुचर की मानसिक गतिविधियों की कोई परवाह नहीं थी और उसे महिला कैदी मैगस की तो और भी कम परवाह थी, जो उन्मादपूर्ण तरीके से गालियां दे रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और भूमिगत कालकोठरी से बाहर चला गया। बस रुको, मेरे चाचा तुम्हें कतई नहीं छोड़ेंगे। कालकोठरी के भीतर से जोसलीन घृणा से कह रही थी। मेरे चाचा 20 साल पहले अर्धपरिवर्तित मैगस बन गए थे और मेरे साथ गुप्त विमान में प्रवेश कर गए थे। जैसे ही उसे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, वह निश्चित रूप से मुझे बचाने आएगा। जब ऐसा होगा मैं बस। जोसलीन, क्या तुम चुप हो सकते हो? जेल की दूसरी कोठरी से एक असहाय आवाज सुनाई दी जिसमें थोड़ी कड़वाहट थी। एक घुंघराले बालों वाला अधेड़ व्यक्ति छाया से प्रकट हुआ और अजीब ढंग से जोसलीन का अभिवादन किया। अंकल ल्यूस, आप यहाँ क्यों हैं? जोसलीन ने अपना मुंह ढक लिया, पूरी तरह से स्तब्ध।
वास्तव में मुझे 3 दिन पहले पकड़कर यहाँ लाया गया था, लूज नामक घुंघराले बालों वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। इस किले के प्रभारी मैगस गार्ड लेलिन रैंक 1 मैगस के शिखर पर पहुंच गए हैं। मुझे वह भयावह उतार चढ़ाव महसूस हुआ जो केवल उन मैगी को ही हो सकता है जो शिखर पर पहुंच गए हों। जोसलीन दंग रह गई। जिस एकमात्र व्यक्ति पर वह भरोसा कर रही थी वह बहुत पहले ही पकड़ लिया गया था, और जब वह ये सोचती थी कि वह किस प्रकार लगातार गालियां दे रही थी तो वह एक जोकर की तरह मूर्ख लग रही थी। अल्पविराम। ये काले मंदार पुष्प की पंखुड़ियां हैं जिन्हें हमने आज एकत्र किया है। कम से कम 15 दिनों तक उनकी ताजगी सुनिश्चित करने के लिए उन पर मंत्र डाले गए हैं। लेलिन ने सामग्री के ढेर की ओर इशारा किया जो एक तरफ करीने से रखा गया था, और फिर कुछ मैगी की ओर जो काले लबादे में थे और उनके हाथ और पैर में हथकड़ी लगी हुई थी। ये हाल ही में पकड़े गए काले मैगी हैं। इन्हें भी ले जाओ। जी महाराज। लेलिन के लिए पंखुड़ियों और डाक मैगी को लेने वाला भी एक आधिकारिक मैगस था जिसका अनुसरण उसी रैंक के कुछ टीम सदस्य कर रहे थे। हालांकि लेलिन के सामने वह अपने शरीर को नीचे झुकाने और सम्मानसूचक शब्दों में बोलने से खुद को रोक नहीं सका। मैगस दुनिया में चाहे कोई प्रकाश वाला मैगस हो या अंधकार वाला, मूल सिद्धांत ये था कि शक्ति ही सब कुछ थी। टीम का नेता केवल एक अर्ध परिवर्तित मैगस था और लेलिन ने उस ताकत के कई डाक मैगी को उसके पास भेजा था। युद्ध में किसी आधिकारिक मैगस को बंदी बनाना उन्हें हराने या मारने की तुलना में स्पष्टतः अधिक कठिन था। इसलिए लेलिन की क्षमताओं से अवगत होने के बाद टीम लीडर लेलिन के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने में असमर्थ था और ऐसा लग रहा था कि वह हर बार जब भी आता था तो अपने बॉस से मिल रहा था। हम 3 आधिकारिक मैगी हैं जिनमें से एक महिला है और 13 अनुचर हैं। यह महिला मैगस स्वाभाविक रूप से जोसलीन थी जिसका रंग इतना पीला था मानो उसे कोई गंभीर झटका लगा हो और वह लेलिन को उकसाने की हिम्मत न कर पा रही हो। टीम लीडर ने तुरंत ये जानकारी लिख ली और एक फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद वह मैगस शिष्टाचार का उपयोग करते हुए उनका अभिवादन करने से खुद को रोक नहीं सका। लॉर्ड लेलिन, इस क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां मेरी उपलब्धियों से कहीं अधिक हैं। एक बार जब हम मुख्य मुख्यालय लौट आएंगे तो आपके पुरस्कार और योगदान अंक आपको एक साथ दे दिए जाएंगे। चूंकि यह मूलतः गुप्त विमान में युद्ध था, इसलिए लेलिन द्वारा बंदी बनाए गए कैदियों को योग्यता अंकों में बदला जा सकता था। योग्यता अंकों का उपयोग न केवल विशेष वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता था जो केवल अनंत नदी के मैदानों के गुप्त विमान में बड़े प्रकाश मैगी संगठनों से मिल सकती थी, बल्कि इसका उपयोग अन्य अकादमियों से अद्वितीय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता था। इसमें उन्नत ज्ञान, उन्नत मंत्र रचनाएं, बहुमूल्य औषधियां आदि शामिल थीं। ठीक है, लेलिन ने सिर हिलाया। उनके अनुमान के आधार पर यदि उनके द्वारा अर्जित योग्यता अंकों को जादुई क्रिस्टल में परिवर्तित किया जा सके तो उनके पास कम से कम कई मिलियन अंक होंगे। इसका मतलब यह था कि वह जल्द ही इस जगह को छोड़कर जा सकेंगे। चून की कटाई के लिए बेहतर विधि उपलब्ध कराई गई थी, इसलिए काले मंद्रा फूलों में से लगभग आधे तोड़े जा चुके थे तथा केवल अपेक्षाकृत थोड़ी मात्रा ही बची थी। जिस गति से वे काम कर रहे थे उससे काले मंदार के फूलों की कटाई 4 दिन से भी कम समय में पूरी हो जाएगी, और उस समय लेलिन और अन्य लोग इस शापित जगह को छोड़ने में सक्षम होंगे। हर बार जब वह रक्षा दल को पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर आते देखता तो लेलिन झुंझलाहट से भर जाता। अल्पविराम। चूंकि परिवहन किए जाने वाले सामान अत्यंत महत्वपूर्ण थे, इसलिए परिवहन दल को टुकेन नामक परिवहन साधन उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार के पक्षी का शरीर बड़ा होता था और वयस्क होने पर यह 10 मीटर तक लंबा हो सकता था। इसकी चोंच नीचे की ओर झुकी हुई थी जिससे एक बड़ा स्थान बन गया था जो मूलतः एक कमरा था जिसमें अनेक वस्तुएं और यहां तक कि मनुष्य भी रखे जा सकते थे। टीम लीडर ने अपनी टीम को बराबर बराबर बांट दिया और उन्हें 3 टुकेन की चोंचों की ओर निर्देशित किया तथा अपने लिए सबसे अच्छा स्थान छोड़ दिया। वह काले मंदार पुष्प की पंखुड़ियों से भरे बक्से के ऊपर आराम करने लगा। यह विचार आते ही कि वह लाखों जादुई क्रिस्टलों के ऊपर सो रहा है, उसका दिल अनायास ही जलने लगा। यदि प्रवेश द्वार पर लाइट मैगी गठबंधन की असामान्य शक्ति न होती तथा यह तथ्य न होता कि चीजों को बाहर ले जाना असंभव था, तो शायद उसके मन में भी कुछ भयानक विचार आते। टुकेन की चोंच में गर्मी थी और जब वह आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था तब भी हवा का एक झोंका भी उसके अंदर नहीं आ रहा था। यह बहुत आरामदायक था और जैसे ही टीम लीडर ने अपनी आंखें बंद की वह सो गया। टकरा जाना, तारांकन। अचानक आसपास का वातावरण हिल गया और कई बक्से पलटकर जमीन पर गिर गए। क्या हो रहा है? वह आश्चर्य से बोला। इसके तुरंत बाद उसके कान के पास एक गुप्त छाप चमक उठी। नेताजी, ये दुश्मन का हमला है। ये डाक मैगी है। उसके अधीनस्थ की आवाज छाप से आई और वह भयभीत लग रहा था। वे घटिया चीजें, उसने शाप दिया और अपने गुप्त चिन्ह से चिल्लाया, उतरने के लिए तैयार हो जाओ, सभी सदस्य युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तारांकन धमाका, तारांकन। भारी मात्रा में ठंडी हवा बहने लगी और काले मंदार पुष्प की पंखुड़ियों से भरे बक्से फर्श पर बिखर गए। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, एक तीव्र विस्फोट हुआ जिसके बाद जिस टुकेन पर वह सवार था उसमें से दर्द भरी चीखें निकलने लगीं। लपटें क्षैतिज रेखा में फैल गईं। टुकेन की कठोर चोंच को जलाती हुई नीला आकाश प्रकट कर दिया। तारांकन फुट, तारांकन। भारी मात्रा में ठंडी हवा बहने लगी और काले मंदार पुष्प की पंखुड़ियों से भरे बक्से फर्श पर बिखर गए। नीच, जल्दी से उतरो। टीम लीडर जल्दी से चिल्लाया। यदि वह इन संसाधनों को खो देता तो सारा दोष उस पर डाला जाता। वह चिंतित क्यों न हो। टुकेन कमजोर आवाज में पुकार रहा था। अंततः मानो उड़ता हुआ टुकेन अब और अधिक आक्रमण नहीं झेल सकता था। उसके पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वह एक चट्टान की तरह आकाश से नीचे गिर गया। तारांकन गड़गड़ाहट, तारांकन। टुकेन का विशाल शरीर कुछ झाड़ियों से टकराया और जमीन पर गहरा गड्ढा बना दिया। विभिन्न छोटे जानवर प्रकट हुए और तेजी से विपरीत दिशा में भाग गए। पा पुई पुई, धूल और मैल से सना हुआ टीम का नेता टुकेन की चोंच से बाहर आया और अपने मुंह में मौजूद घास और पत्तियों को थूकने का प्रयास किया। मैं कसम खाता हूं कि जब मैं इस बार वापस जाऊंगा तो उड़ान का मंत्र सीखूंगा। नेता ने जोरदार प्रतिज्ञा की। सचमुच हवा में उछाले जाने पर बहुत बुरा महसूस हुआ। दुर्भाग्यवश आपको ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। एक अशुभ आवाज सुनाई दी और गहरे रंग की मैगस पोशाक पहने और आंखों में हरे रंग की रोशनी चमकती हुई कई लोगों ने उसे घेर लिया। अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि मैं काफी लोकप्रिय हूं, है ना? ये दृश्य देखकर टीम लीडर बहुत ही हतप्रभ हो गया और वह विरोधी डाक मैगी को देखता रह गया। वाह, जादुई तीर। नेता की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी और उसके कपड़े फट गए। अनगिनत बारीक सुइयां आसपास के मैगी की ओर उड़ने लगी। जाना, वह चीखा और रोशनी और छाया की धाराएं चमक उठी जो उसके चारों ओर के लोगों के घेरे को तोड़कर सभी दिशाओं में फैल गईं। इस समय वह अपने आसपास की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। टुकेन्स, जो परिवहन के साधन के रूप में काम करते थे, सभी को नीचे लाया गया था और उन्हें असंख्य अंधेरे मैगी ने घेर लिया था।